हो गया ना? हो गया सर। ओके ओके सर। ओके सर, तो चलो जीएसटी स्टार्ट करें। तो सर जीएसटी में हम लोग बात कर रहे हैं सर एग्जाम्पशंस पे, है ना? तो जीएसटी एग्जाम्पशंस पे बहुत लंबा डिस्कशन है सर। एग्जाम्पशन मतलब बहुत बड़ा लिस्ट बोल सकते हो। सारा लिस्ट पढ़ना जरूरी है? हाँ सर, जरूरी तो है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि ये जीएसटी का ना एक मतलब कॉम्प्लेक्स एरिया है। क्यों? क्योंकि देखो सर, सरकार तो बोल देता है कि भाई इतना परसेंटेज जीएसटी है, उतना परसेंटेज जीएसटी है, लेकिन सवाल ये उठता है सर, बिजनेसमैन जब कोई सर्विस या बिजनेस या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है, तो उनको चिंता हो जाता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में जीएसटी लगेगा कि नहीं, मेरे सर्विस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं। तो ये एज ए बिजनेसमैन भी जरूरी होता है जानना। ऐसे उसको पता चल ही जाता है जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि गवर्नमेंट इस चीज को प्रोफेशनल्स के अंदर किस तरह से स्प्रेड करता है। क्योंकि जो नॉलेजेबल पर्सन है वो कैसे सोसाइटी को गाइड करे, बिजनेसमैन को गाइड करे कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से सर्विस में जीएसटी लगाना है, कौन से सर्विस में जीएसटी नहीं लगाना है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन लेवल में अगर आप लोगों ने पहला 2-3 क्लास पढ़े हो तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको कि जीएसटी एग्जेम्पशंस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं वापस और बेसिक लेवल में बात नहीं करूंगा आज। आज मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा सर थोड़ा एडवांस में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर आज ना क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। मतलब एग्जाम्पशंस रिलेटेड मैटर से किस तरह का सवाल हो सकता है, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं आपको। मतलब क्वेश्चन आंसर से आपको इतना आइडिया जरूर हो जाएगा कि किस लेवल का पढ़ाई करने से आप जवाब देने लायक बन जाओ। ठीक है, जीएसटी डिटेल्स है सर, जीएसटी इज ऑलवेज डिटेल्स, जीएसटी इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, सो अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझ जाते हो, प्रैक्टिकली अगर आप इसको फील कर सकते हो, और साथ में जो लीगल कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स में बोला हुआ है, आप अगर उसको कनेक्ट कर सकते हो तो ही जाके आप जीएसटी का जवाब दे पाओगे। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये सब टैक्स का कॉन्सेप्ट ये सर, इसका कैलकुलेशंस, इसका टैक्स लगाना ना लगाना, ये सारा प्रोविजंस बेस्ड है। ठीक है, सो प्रोविजंस को भी समझना है, सरकार ने क्या बोला, और उसके ऊपर बेस करके बिजनेस में उसका इफेक्ट। ठीक है, चलो सर स्क्रीन शेयर करते हैं और बाकी बात आपसे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीक मुझे याद है सर, हम लोगों ने एडुकेशनल सर्विस के बारे में बात किया था। हाँ सर, आज थोड़ा और जल्दी बताऊंगा, कुछ और ज़्यादा टॉपिक है मुझे कवर करना है। कोई कोई टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है बट कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बात लंबा या ज़्यादा का नहीं है, बात है कि समझना। ठीक है, अच्छा, जैसे कि लास्ट दिन मैंने आपको आईटीआई आईआईएम बहुत सारा बात करके रखा। ठीक है, इवन किंडरगार्टन स्कूल, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का टाइप के ऊपर बेस करके जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पे मैंने काफी डिटेल्स में बातचीत किया आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया था सर एजुकेशनल सर्विस। उससे पहले एग्रीकल्चर हो चुका है डिटेल्स में मैं आपको रिलीजियस एक्टिविटीज भी बताया। ठीक है, तो काफी सारा चर्चा मैंने डिटेल्स में आप लोगों के साथ किया। लेकिन अब एक और भी काफी सारा पॉइंट्स है, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस। मैं आपको एक बार याद दिखाता हूँ सर कि कितना सर्विसेज मुझे मोटा मोटी हमें जानना पड़ेगा जीएसटी के अंदर की, जहाँ से हमें पता चले कि भाई कौन से सेगमेंट में हमें एग्जेम्पशंस के बारे में नॉलेज गैदर करना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार समरी करके मेन मेन पॉइंट्स को एक बार याद दिलाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, मतलब रिकॉल कराता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि भाई क्या पढ़ना है, कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो एक मिनट होगा सर। तो जस्ट आप एक बार अगर नजर रखते हो स्क्रीन पे प्रॉपरली तो आप देख पाओगे। ठीक है, मैं हेल्थ केयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट जैसे कि ऑलरेडी मैंने जो स्टार्ट कर चुके हैं, जो हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका सर, जैसे कि लिस्ट ऑफ सर्विस एग्जाम फ्रॉम जीएसटी में सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, मैंने काफी डिस्कस किया इसके बारे में। फिर मैंने आपके साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में इस पे भी मैंने एक एक पॉइंट बात किया। फिर मैंने आपके साथ एजुकेशनल सर्विस, इस पे भी मैंने एक एक पॉइंट पे बात किया। अब इतना बारीकी से पढ़ना, आप मैं आपको बोला सबसे पॉइंट इजी है, आप खुद भी चाहो तो थोड़ा ज्यादा पढ़ के रख सकते हैं।
अच्छा, जैसे कि मैं आपको बोला कि हेल्थ केयर सर्विस में थोड़ा बात करना स्टार्ट करूंगा। इसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्या उसमें जीएसटी लगता है सर? ये बड़ा सवाल है, ठीक है, कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में जीएसटी है या नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर अनदर बिग क्वेश्चन इज सर, कंस्ट्रक्शन सर्विस, क्या कंस्ट्रक्शन सर्विस में जीएसटी लगता है? ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन सर्विस में जीएसटी लगता है, और अगर लगता है तो कितना लगता है? ठीक है, मतलब बात ऐसे है कि कौन से कंस्ट्रक्शंस में लगाया जाएगा और कौन से कंस्ट्रक्शंस में नहीं लगाया जाएगा। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन कॉन्सेप्ट सर, कि सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट एक्कोम्पेनिंग, ठीक है, मैं समझाऊंगा सर जब ट्रांसपोर्ट में आऊंगा। बेसिकली ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज में जीएसटी का क्या एग्जेम्पशन है उसके बारे में बात करता है। फिर एक पॉइंट आता है सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, ऐसे जो लोग सप्लाई अंडर जीएसटी या चार्ज अंडर जीएसटी पढ़ा है उनको पता होगा सर, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी या जीटीए के बारे में मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल्स डिस्कशंस करके रखा था, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जीएसटी में वो बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, उसको आरसीएम कहते हैं। जिन लोगों ने क्लास किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो जब बाद में लाइव करेगा तब देख सकते हो, या फिर बैकअप लेके भी आप रेडी कर सकते हो, आपके लिए ही ज्यादा अच्छा होगा, रिविजन्स के लिए मौका मिल जाएगा। अब बात ऐसे है कि सर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इसमें भी जीएसटी का एग्जेम्पशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होना चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में जीएसटी एग्जेम्पशंस कहाँ कहाँ होता है? सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, services provided by specified body, specified bodies मतलब there are some institutions, there are some organizations, ठीक है, जिनका जीएसटी एग्जेम्पशंस कैटेगरीज में काउंट किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाले, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वाले, ठीक है, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब शेयर मार्केट इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, प्रोविडेंट फंड इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाले, ईएसआई एक्ट, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जीएसटी का काफी एग्जेम्पशंस कैटेगरी काम करता है। फिर एक सर पेंशन स्कीम, ठीक है, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम चलता है यहाँ पर भी जीएसटी एग्जेम्पशंस कैटेगरीज हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर्स, कोरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, आगे बताऊंगा सर। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अब इससे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एंड नाउ दिस पॉइंट इज सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है कि जब सरकार को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर जीएसटी लगता है कि जीएसटी से उनको छुटकारा मिलता है, ठीक है। देयर इज अनदर काइंड ऑफ बिजनेस लीजिंग सर्विस, जो लीज पे मतलब लीज रेंटल होता है, जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में चलता है या लाइक 20 साल 30 साल इस तरह का। तो लीज सर्विस जो होता है क्या इसमें जीएसटी है, या जीएसटी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काउंट होता है, ठीक है सर। तो अच्छा, और क्या है, लीगल सर्विस मतलब लॉ रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसमें जीएसटी का क्या सिचुएशन। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स पे जो स्पॉन्सरशिप होता है ना सर, बड़े बड़े कंपनी जो स्पॉन्सरशिप करता है उसका क्या, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज एनएसडीसी, यहाँ पर जीएसटी का क्या खेल है। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट जब किसी जगह में परफॉर्म करता है तो उसमें जीएसटी का क्या खेल है। नॉर्मली 1.5 लाख तक छूट है, 1.5 लाख के ऊपर जाने से जीएसटी देना पड़ता है। राइट टू एडमिशन ऑन वेरियस इवेंट्स, ये जो हम लोग मूवीज देखने जाते हैं है ना सर, वेरियस इवेंट्स मतलब जैसे हम लोग कभी कभी मूवी देखने जाते हैं, स्पोर्ट्स खेला देखने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर इवेंट चलता है, इवेंट में इंटर करने के लिए जैसे कि म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर टाइगर रिजर्व, बहुत सारे हैं सर। क्या यहाँ पर जीएसटी के बारे में कुछ बोला है, या फिर एग्जेम्पशन है, कितना तक एग्जेम्पशन है कितना तक एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है, इसके बारे में कहा गया, ठीक है। सर्विस बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे आगे। अदर एग्जाम सर्विसेज के अंदर देयर आर लंबा लिस्ट, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप जो इंडिया में बना था 2020 में, वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17, तो उसमें भी काफी सारे सर्विसेज जो वर्ल्ड कप अथॉरिटी को कर रहा था उनको जीएसटी में एग्जेम्पशन मिला था। अगर कोई
नेपाल भूटान के साथ किसी भी तरह का ट्रांजिट कार्गो में काम करता है तो उन्हें भी जीएसटी में एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है सर बिजनेस वर्ल्ड के लिए। मतलब जो लोग मार्केट में अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन भी बनाना चाहता है, कि उनके लिए भी ना ये जानना चाहिए कि सर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ आपको जीएसटी में एग्जेम्पशंस करके रखा है। और जीएसटी एग्जेम्पशंस इज वेरी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये अदर एग्जेम्पशंस का जो चार्ट है ना, ये बड़ा लंबा चार्ट है सर। इसके अंदर आपको बहुत सारा चीजें जानना चाहिए, जहां पर आपको पता चलेगा करेंटली गवर्नमेंट कहाँ कहाँ जीएसटी को एग्जेम्पशंस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी लेंदी लिस्ट। अब ये लेंदी लिस्ट को हजम करने के लिए आपको पेशेंस के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क इन द सेंस ऑल द केसेस आर काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब जितना सारा टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, सिमिलर टॉपिक ऑफ, मतलब सिमिलर टॉपिक इन द सेंस इसका ना एक नेचर होता है। आप देखेंगे मैक्सिमम केस में जहाँ पर ना थोड़ा पब्लिक बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट काम करता है ना, आप समझ जाओगे कि पब्लिक बेनिफिट होने से लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक बेनिफिट में ना गवर्नमेंट इसको एग्जाम कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर से भी बताऊंगा कि किस तरह का सवाल जवाब एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, या पूछा जाता है। ठीक है, जो थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ आपको सोच के जवाब देना पड़ता है। ठीक है, मैं सारा पॉइंट एक एक करके चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, पहले आज मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ जो मैं हेल्थ सर्विस थोड़ा बता देता हूँ आपको। ठीक है, हेल्थ केयर का क्या खेल है, मे भी मन में थोड़ा सा चल रहा है कि सर एडुकेशन पढ़े थे, थोड़ा हेल्थ केयर भी बता दूं। चलो सर, एंट्री 74 जो है ना सर, ये हेल्थ केयर के बारे में बात करता है। हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट। मतलब जो ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या पैरामेडिक्स, जो पैरामेडिकल का जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मतलब हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ, जैसे कि नर्सिंग सर्विस, लेबोरेटरी टाइप ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे केसेस में आपको जीएसटी में छुटकारा मिलता है, मतलब एग्जेम्पशन मिलता है। तो एंट्री 74 सबसेक्शन ए में नोटिफिकेशन देके इसको बताया गया, लेकिन देयर मे बी सम एक्सेप्शनल। तो हेल्थ केयर सर्विस क्या है, इसके बारे में आपको जीएसटी क्या बताता है उसको थोड़ा सुन लो सर। ठीक है, अगर 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 आप डेफिनेशंस को समझोगे तो जाके आप काम को भी समझ जाओगे कि क्यों गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा। देखो सर, गवर्नमेंट को किसी भी चीज को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखने के टाइम पे ना बड़ा चिंता होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको मैं हमेशा हर क्लास में बोलता रहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी से करेंटली टैक्स सिस्टम में सबसे ज्यादा इनकम करता है। मतलब जितना भी गवर्नमेंट का टैक्सिंग सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता है जीएसटी से। तो गवर्नमेंट के लिए ना जीएसटी हो या कोई भी तरह का टैक्स, अगर उसको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाल दिया जाए तो गवर्नमेंट के लिए ये एक ऑलवेज एक कंसर्न मैटर होता है, बिकॉज गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस करता है। लेकिन फिर भी रेवेन्यू लॉस भले ही गवर्नमेंट करे, करेंटली जैसे आप देख सकते हो, रूपी कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट बजट डेटा से मैं आपको बता रहा हूँ, 16% आउट ऑफ 100 गवर्नमेंट जीएसटी से इनकम कर लेता है सर। और बाकी दूसरे टैक्सेस भी, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स से 15, इनकम टैक्स से 15। ऐसे इंडिया में इनकम टैक्स का हालत बहुत खराब है सर। मतलब करेंटली आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसे सारा लोग तो कमाता नहीं है, बट अगर मैं इसका 10-20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ तो मान ही सकते हैं ना सर इनकम ग्रुप में। तो अगर 50 करोड़ लोग भी कमाते हैं तो हार्डली आउट ऑफ 140 में 4 से 5% लोग ही हमारे देश में टैक्स प्रोवाइड करते हैं, जो इनकम करके टैक्स देते हैं सरकार को। तो फिर भी गवर्नमेंट को टोटल अर्निंग का 15% आता है सर, ये है भारत का हिसाब। अब लोग, बहुत सारे लोग अपना अर्निंग को छुपाते हैं, इवेट करते हैं। ठीक है, जितना है उतना नहीं देता है। तो तेरा लिस्ट में लंबा लाइन लग जाएगा, मैं आपको बता के खत्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट ना, क्योंकि इनकम टैक्स से ज्यादा होता नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स तो सर देखो, कॉर्पोरेट टैक्स डिपेंड करता है, कॉर्पोरेट में सरकार ना कॉर्पोरेट को भी ना जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो देखो कॉर्पोरेट लेवल में जॉब क्रिएशन का एक प्रेशर रहता है। ठीक है, बिकॉज इनको भी बहुत खर्चा करना पड़ता है, जॉब क्रिएट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कई बार अगर कॉर्पोरेट पे ज्यादा प्रेशर करते हैं तो फिर कॉर्पोरेट बोलेगा भाई हमको बिजनेस ही नहीं करना है, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी। तो कॉर्पोरेट लेवल में गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत लिमिटेशन चलता है, पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट भी होता है। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे मेन जो कैश काउ बना हुआ है टैक्स सिस्टम में, दैट इज जीएसटी। एवरी ईयर गवर्नमेंट चाहता है कि भाई आप अपना लेन देन बढ़ाओ, आप अपना बिजनेस बढ़ाओ। ठीक है, लेन देन में टैक्स लेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बेचो खरीदो, है ना। तो इस तरह से
बेचते खरीदते हुए हम लोग इनकम को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जीएसटी गवर्नमेंट का ना मतलब उसको बोलते हैं ना मतलब टारगेट एरिया बन चुका है। ठीक है कि भाई हम तो कमाएंगे तो यहीं से कमाएंगे। ठीक है, और डे बाय डे अगर आप मंथली डेटा भी पेश होता है, हर महीने का डेटा गवर्नमेंट पेश करता है सर, जीएसटी काउंसिल के साइट से मिल जाएगा आपको। आप वहां पर जाके चेक करोगे ना तो एवरी मंथ एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन कितना हो रहा है उसका डेटा मिल जाएगा सर। अच्छा सर, गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन का डेवलपमेंट होने का क्या कॉन्सेप्ट है सर? उसका जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होगा, मतलब गवर्नमेंट अपना जो भी वादा करते हैं पब्लिक को कि भाई हम ये बना के देंगे वो करके देंगे, वो अपना वादा पूरा कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि हर वादे में हम ना हो आप ना हो, बट किसी ना किसी का वादा तो जरूर पूरा होता है सर। तो अब हेल्थ केयर में देखो, मीन्स एनी सर्विस जैसे कि हेल्थ केयर, इंडिया में आपको बता दें, इंडिया का जो टोटल बजट होता है ना सर, इंडिया का जो टोटल बजट होता है उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज बजट हेल्थ केयर के लिए जाता है। जैसे कि मैं आपको बजट क्यों दिखा रहा, रूपी कम्स फ्रॉम तो समझ में आया, अब रूपी गोज टू भी देख लो एक बार। हाँ, मतलब गवर्नमेंट कमाता कहाँ से है और गवर्नमेंट का पैसा जाता कहाँ पर। ठीक है, अगर मैं उसके हिसाब में आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसमें 15%, इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, डिफेंस में 8%, सब्सिडी में 8%, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर में 10%, स्टेट टैक्सेस में 17%, हाँ, पेंशन में 4%, अदर एक्सपेंस में 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%। इसमें हेल्थ सेक्टर का हालत बहुत ही खराब है सर। ठीक है, मतलब ओवरऑल ओवरऑल यहाँ पर डेटा, ये डेटा भी मिल जाएगा। ये मैं जीएसटी काउंसिल के साइट से ही, सॉरी, गवर्नमेंट बजट के साइट से निकाला था। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ना तो हेल्थ सेक्टर्स में कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इसका भी डेटा आपको मिलेगा। And बहुत ही खराब है सर, मतलब नॉट एट पार, मतलब एटलीस्ट, हाँ, ये डेटा में आपको पता चलेगा। ये देखो सर, ये अगर टोटल जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये अगर 100% का ब्लॉक है, ये अगर 100% का ब्लॉक है, इसमें सरकार का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा है इंटरेस्ट पे। हेल्थ यहाँ पर है सर, ये वाला है हेल्थ का। एडुकेशन कहाँ है सर? एडुकेशन, एडुकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग, ये देखो ये रहा एडुकेशन, हेल्थ से भी खराब है। और बाकी आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफर टू स्टेट्स। ठीक है, मतलब अब भारत बढ़ रहा है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रहा है, इसी से आपको पता चलेगा कि इंडिया किधर जा रहा है। डिफेंस में भारत का बहुत खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर में, ट्रांसफर टू स्टेट में भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। लेकिन आप देख सकते हो सर कि जिस दिन भारत को डेवलप कंट्री देखना चाहोगे ना, जिस दिन आप ये चंक में इंटरेस्ट की जगह हेल्थ और एजुकेशन को देखोगे ना बड़ा चंक के अंदर, तो आप समझ जाओगे कि इंडिया डेवलप कंट्री बन चुका है। ये तरीका है समझने का। ठीक है, देखते देखते बढ़ रहा है, पर इतना आसान नहीं है सर, मेहनत करके मिलता है। ठीक है, आज बोलो और कल लपक के आ गया, ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, तो any service by way of diagnosis, treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicine in India. सर भारत में ना काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलता है। अब वो हर रिकॉग्नाइज सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा मेडिकल सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम मानते हैं सर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर और क्या इंक्लूड करता है? रिकॉग्नाइज जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी आप लोग जानते हो, आयुर्वेदिक भी जानते हो, बट देयर आर मोर। ठीक है, मैं बताता हूँ सर। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू एंड फ्रॉम ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। बात को ध्यान से समझिएगा, इसी के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका प्रोविजंस क्लियर रहने से तभी आप क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। क्या बोला सर? does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, development abnormalities, injury or trauma। ठीक है, ट्रॉमा वगैरह को छोड़ के लोग जब नॉर्मल वे में हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जैसे बॉलीवुड एक्टर वाले करते हैं। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर वाले, ऐसा दिखता नहीं कि शाहरुख खान बुढ़ा ही नहीं होता। हाँ सर, सलमान खान का एज ही नहीं हो रहा है, 60 के आसपास पहुंच गया सर, क्लोज टू सीनियर सिटीजनशिप, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे अभी भी 40 साल का कोई है। हाँ, 35 40। तो कैसे ऐसा संभव है सर? हाँ, कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी है।
ट्रांसप्लांटेशन करके, हेयर मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करके, बहुत सारा चीज करके, कॉस्मेटिक्स वगैरह करके, तब जाके ये लोग अपना ये सब चीज करते हैं। हाँ, कोई बोलेगा सर बॉडी फिट है, सर वो फिटनेस वो मेंटेन करता है, नो डाउट, सॉलिड वे में, लेकिन एज यू अंडरस्टैंड ऐसा चीजें होता है सर, ठीक है। सो एक्सेप्ट यू अंडरटेकन टू रिस्टोर, इसको छोड़ के, अच्छा, एज इट इज apparent from the definitions of healthcare service, only service and recognized system of medicine in India are exempt. Point to be noted, very important बात सर। जो मेडिकल सर्विस इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, सिर्फ उसी मेडिकल सर्विस को जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन कैटेगरी में डाला जा सकता है। जो इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, ऐसा जरूरी तो नहीं है सर, वर्ल्ड में 210 कंट्री है, पता है आपको? हाँ सर, वर्ल्ड में 210 कंट्री है और वर्ल्ड में पॉपुलेशन है 8.5 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला, मतलब ऑलमोस्ट 800 करोड़ लोग रहते हैं, और ज्यादा होगा, बट एक डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, 210 कंट्री, 800 करोड़ के आसपास लोग, क्या सभी के लिए यही 4-5 मेडिकल सिस्टम? नहीं सर, कंट्री वाइज मेडिकल सिस्टम बदल सकता है, ठीक है। सर जॉइन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो इंडिया में कौन से रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलता है? ऑब्वियसली एलोपैथी अभी अभी अपने सबसे टॉप में जा रहा है सर, ठीक है, जिसको वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। हाँ सर, वेस्टर्न मेडिसिन या फिर यूरोपियन दवाई भी कोई कोई बोलते हैं। सो एलोपैथी, योगा, ये हमारे देश का है, ठीक है, लेकिन हम लोग भूल गए सर, ठीक है। आजकल तो ऐसा हो गया कि अमेरिकन वाले क्लेम करते हैं कि योगा हमारे यहाँ का है, ठीक है। कम से कम वर्ड्स का तो कम से कम ध्यान रखा करो। लेकिन क्या करें सर, प्रॉब्लम अमेरिकन का नहीं है, प्रॉब्लम इंडियंस का है कि हमें अपने चीज में प्राउड नहीं है, ठीक है। दूसरे का चीज गले पे डाल के हमें बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना, दूसरे के गाड़ी के सामने फोटो खींच के अपने आप को बड़ा, मतलब बड़ा स्मार्ट लगता है लोग आजकल। तो जो भी हो, ये हमारा एक एटीट्यूड बन चुका है, बुका बुका एटीट्यूड है, बट क्या करें। सो एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, ठीक है, ये भी एक पैथी है सर, योगा की तरह ही, आयुर्वेद की तरह, बट इसको नेचुरोपैथी बोलते हैं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ठीक है, सिद्धा, यूनानी, यूनानी बेसिकली ग्रीक का है, सिद्धा कौन से कंट्री का है एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट इंडिया में प्रैक्टिस चलता है, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि सिद्धा कहाँ कहाँ फॉलो होता है, बट ये एक मेडिसिन सिस्टम है जो इंडिया, मोस्ट ऑफ ईरान का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ईरानियन के साथ हमारा बड़ा पुराना कनेक्शन है। यूनानी ग्रीक का है, इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि ग्रीक को संस्कृत में यूनान कहा जाता था, ठीक है, पुराना नाम, एक्चुअली ग्रीक का पुराना नाम यूनान है, ठीक है, तो यूनानी, ठीक है। अगर किसी को सिद्धा कहाँ का है, किसी को पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। any other system of medicine that may be recognized by central government, अगर कोई दूसरा मेडिकल सिस्टम जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, तो उसे भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाला जा सकता है। Let us understand the meaning of terms clinical establishment, authorized medical practitioners and paramedics। देखो सर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट किसको बोलते हैं? मीन्स अ हॉस्पिटल, nursing home, clinic, sanatorium, or other institutions by whatever name called the offer services or facilities requiring diagnosis, treatment or care। ये आप पढ़ के समझ जाओगे सर कि किसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। मैं ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये एएमपी किसको कहते हैं? जिनके पास डिग्री होते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस है, नो डाउट सर। पैरामेडिक्स किसको बोलते हैं? नर्स, ठीक है, जो केयरिंग का काम करते हैं सर, ठीक है। सिर्फ डॉक्टरी इज नॉट इनफ, trained healthcare professionals, for example, nursing staff, physiotherapists, technicians, lab assistants, etc. They are called paramedics, ठीक है सर। जिन्हें पैरामेडिक्स का नॉलेज नहीं था, आई थिंक उनको पता चल गया। अब सर यहाँ पर कुछ बात है, रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स, पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल्स में रूम प्रोवाइड किया जाता है सर, रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स हॉस्पिटल्स इज एग्जाम्प्ट। सर्कुलर नंबर, इस सर्कुलर में 2018 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। अब आगे देखो सर, की सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट और टेक्नीशियंस, ठीक है। कई बार कंसल्टेंसी लिया जाता है, जो मेन डॉक्टर नहीं है बट कोई बड़ा डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, वो हॉस्पिटल्स में आते हैं और अपना कंसल्टेंसी देके बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन होगा नहीं होगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। वो आते हैं और बड़े बड़े केसेस में हेल्प करते हैं। तो हॉस्पिटल्स क्या करता है, सीनियर डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स के नहीं है बट उनसे हेल्प लेते हैं और उनको एक चार्जेस दिया जाता है। सो हायर सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंट वे में, वो हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता सर, ठीक है। जैसे मानो आप कभी कोलकाता में जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स है, अपोलो, ठीक है, बेबी सिटी या फिर
रविंद्र RN टैगोर, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ कोलकाता प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैटेगरी में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है सर, प्राइवेट हॉस्पिटल कैटेगरी में। ओवरऑल हॉस्पिटल कैटेगरी में कोलकाता बिल्कुल अच्छा नहीं है सर, मतलब एकदम तारीफ तो बिल्कुल ही मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। बट अगर नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल का बात करें तो कोलकाता में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं और एट पार माना जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली साउथ इंडिया के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले ना इसे हायर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ दिन पहले अपना सौरभ गांगुली कोलकाता का ऐसे बहुत बड़ा नाम है, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। तो उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो हार्ट का सबसे बड़ा सर्जन है इंडिया में, एलोपैथिक सर्जन देवी सेठी, ठीक है। तो देवी सेठी को वो साउथ में नॉर्मली रहते हैं, तो कोलकाता में आके उनका जो सर्विस है, ठीक है, वो प्रोवाइड किया था। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियो होते हैं, बट मैं आपको एक याद आया तो बताया, ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल्स पे देम कंसल्टेंसी चार्जेस एंड देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हॉस्पिटल्स जो भी चार्जेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऐसे केसेस में ये जीएसटी में आ सकता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो लेकिन कई बार सीबीआईसी क्लैरिफाई करता है दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, टेक्नीशियंस वेदर एम्प्लॉइज और नॉट, पॉइंट इसलिए क्लियर किया। तो पहले समझा गया था कि नहीं इसमें जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा, बट बाद में सर्कुलर में बताया गया नहीं नहीं, जो जीएसटी में इसे भी आप एग्जाम्प्ट में डाल दो, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको जीएसटी को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दिया कि भाई नहीं इसमें जीएसटी नहीं लगाते। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं सर, अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल्स फ्रॉम द पेशेंट्स, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स जो पेशेंट के ऊपर अमाउंट चार्ज करते हैं, इन अबव केसेस सपोज हॉस्पिटल्स चार्ज द पेशेंट से 10,000, ठीक है, 10,000 टाका हॉस्पिटल ने पेशेंट से चार्ज किया एंड पे टू द कंसल्टेंट एंड टेक्नीशियंस, ठीक है, और फिर 10,000 में से 7,500 कंसल्टेंसी को, टेक्नीशियंस वाले को पे कर दिया एंड कीप द बैलेंस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विस, एंसिलरी मतलब जुड़ा हुआ मेडिकल सर्विस, which include nursing care, infrastructure facilities, paramedic care, emergency service, ठीक है, वगैरह वगैरह, चेकिंग ऑफ टेम्परेचर, वेट, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे काम होता है सर हॉस्पिटल्स में। सो गोइंग थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ केयर सर्विस जो मैंने आपको ऊपर में पढ़ाया, इट कैन बी इन्फर्ड दैट हॉस्पिटल will also provide healthcare service, no doubt, ठीक है। So the entire amount charged by them from the patients, including the retention money, and the fee or payment made to the doctors etc. is towards the healthcare service provided by the hospitals to the patients and is exempt, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स कितना भी देखने में लगे प्रॉफिट कर रहा है, ये कर रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट करता है हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशली, बट इसको एग्जाम कैटेगरी में रखा गया है। अब एक बड़ा सवाल है सर, फूड जो सप्लाई किया जाता है पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर, क्या इसमें जीएसटी लगता है? इसमें भी थोड़ा बातें पढ़ना पड़ेगा सर। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट विल इंक्लूड फूड सप्लाई टू द पेशेंट्स, बट सच फूड मे बी प्रिपेयर्ड बाय द कैंटीन्स run by the hospitals or may be outsourced by the hospitals from the outdoor caterers। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या हॉस्पिटल कैंटीन प्रोवाइड कर रहा है या आउटडोर कैटरर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो जब आउटसोर्स मतलब बाहर की किसी कैटरर से लिया जा रहा है, देयर इज नो एम्बिग्विटी, मतलब इसमें कोई समझने ना समझने वाला बात नहीं है सर। एम्बिग्विटी मतलब जो समझना या क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो unclearness, there is fully clear, किसी को कहना चाहते हैं there is no ambiguity that the supplier shall charge tax as is applicable and hospitals will get no ITC। मतलब अगर कोई आउटसोर्सिंग कैंटीन से हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फूड सर्विस कर रहा है, तो ऐसे केसेस में सप्लायर से जीएसटी लिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल्स को इसके लिए किसी भी तरह का आईटीसी नहीं मिलता है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जो लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी कंप्लीट कर चुके हो, दे मस्ट नो कि सर इनपुट क्रेडिट क्या होता है। अभी मैं इनपुट क्रेडिट के बारे में बात नहीं करूंगा सर, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर आएगा इनपुट क्रेडिट का, जहां पर मैं इनपुट क्रेडिट में डिटेल चर्चा करने वाला हूँ, जो जीएसटी का मतलब मेन हिसाब किताब है। जीएसटी का मेन हिसाब किताब यही है, आईटीसी कितना है, ठीक है, क्रेडिट कितना है। अब ये क्रेडिट का कैलकुलेशंस मैंने बेसिक में बता के रखा है ऐसे, जीएसटी का जो पहला 3-4 क्लासेस के अंदर ही मैंने बता के रखा कि भाई आप जरूर देखें इसको एक बार। तो
आईटीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सर, ठीक है। जिन लोगों का आईटीसी हो चुका है वो जरूर बात को समझे, वो समझ जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज मुझे बताएं, मैं उनको लिंक शेयर करूंगा। आप एक बार प्लीज वो बेसिक कला स्टार्टिंग क्लासेस एक बार देखोगे ना, समझ में आ जाएगा। लेकिन आईटीसी में डिटेल चर्चा भी मुझे करना बाकी है, मैं करूंगा सर बहुत जल्दी। अब बात करते हैं सर, फूड सप्लाइड टू द इन पेशेंट्स एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि फूड सप्लाइड टू द इन पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स में हैं, जैसे कि डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया, उसके हिसाब से जब पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स वाले खाना सप्लाई करते हैं, तो वो हॉस्पिटल का हॉस्पिटलिटी का पार्ट माना जा रहा है। आपको बात समझ में आ रहा है सर? मतलब मेडिसिन तो दिया जाएगा, बट एज पर डॉक्टर सजेशन, जो भी खाना पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज पार्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। सो जो पार्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है ना, उसे कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। एंड हेल्थ केयर का मतलब हेल्थ केयर सप्लाई का कॉम्पोजिट सप्लाई, मतलब कॉम्पोजिट मतलब दोनों एक साथ ही देना पड़ता है। मतलब सिर्फ मेडिसिन और बाकी जो हॉस्पिटलिटी का कॉन्सेप्ट है, हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटल सर्विस, ठीक है, हेल्थ केयर का पार्ट है। इसके साथ एज पर डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट का जो खाना है, ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई है, मतलब इसको अलग से काउंट नहीं करते, सो नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, दैट्स व्हाई। ठीक है, अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल्स टू पेशेंट्स और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स आर टैक्सेबल। जो हॉस्पिटल्स में दूसरे खाना वगैरह सप्लाई होता है ना, जो पेशेंट्स को एज पर पेशेंट्स कंडीशंस नहीं, मतलब नॉट सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, नॉर्मल खाना, ठीक है, जो पेशेंट्स भी ले सकता है, जो एडमिटेड नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ सर, एडमिटेड लोगों के लिए खाना अलग होता है, बात को समझे। और जो अटेंडेंट्स है, मतलब जो पेशेंट्स पार्टी को देखने आते हैं या विजिट करते हैं, इनके लिए जो हॉस्पिटल्स खाना प्रोवाइड करता है ना, या वहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट्स या कैटरिंग सर्विस रहता है, ये जीएसटी कैटेगरी में काउंट किया जाता है, बिकॉज ये हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं है। देखो सर कितना बारीक बारीक डिफरेंसेस है, ठीक है, मतलब थीन थीन डिफरेंसेस आपका मतलब बदल सकता है, मतलब आपका मतलब जीएसटी का सवाल जवाब भी बदल दे सकता है। तो अगर आप बारीकी से पढ़ोगे तभी जवाब दे पाओगे। अब देखो, ये जो है, अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर पॉइंट था, सर्विस अदर देन हेल्थ केयर सर्विस इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रीमाइसेस। ठीक है, services other than clinical establishment premises, ठीक है, healthcare service in clinical establishment premises, supply of service other than healthcare service such as renting of shops। कई बार हम लोग देखते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर शॉप भी मिलता है, ठीक है, ऑडिटोरियम्स होते हैं इन द प्रीमाइसेस ऑफ द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वहां पर एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, भाई ये खाओ वो खाओ, ठीक है, ये भी जीएसटी में आएगा। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, ठीक है। मतलब कई कई बार तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर तो एक मॉल वाला फीलिंग्स भी आता है, हर चीज दिखता है, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे हो कि मैं 5 स्टार टाइप ऑफ, 5 स्टार तो बोला नहीं जाता हॉस्पिटल्स को, मतलब ऐसा लगेगा जैसे 5 स्टार होटल में ही आप आ गए। ओके सर, तो अभी एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और आप देखो इसका जवाब कैसे आप दे पाते हो। ध्यान से देखो सर। हाँ सर, एक मेडिकल सेंटर है, गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कुछ फॉलोइंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा जीएसटी है या नहीं है, ठीक है, ये है मेनली क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव। सर रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स, कभी नाम सुना किसी ने, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स? हाँ सर, एनीवन सुना आप लोगों ने? रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स? नो नहीं। सर, मैं भी उतना नहीं सुना, बट ये पढ़ाते पढ़ाते मैंने सुना सर, ठीक है। कोलकाता में एक है सर, रेकी, ये देखो रेकी केंद्र, क्या होता है यहाँ पर? ये बेसिकली इट्स अ बुद्धिस्ट एक कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, जो जापान जापान से आया है, ठीक है। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऐसे ऑलमोस्ट लाइक योगा। हाँ सर, ऑलमोस्ट लाइक, मतलब एक्चुअली देखो, गौतम बुद्धा
जो कुछ भी दुनिया को देके गया, ठीक है, वो इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है जो वेद उपनिषद से मिला था। और फिर उसने उसको उस शिक्षा को जब ईस्टर्न वर्ल्ड में, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में दिया, तो वो एक अपना वर्जन हम लोगों ने बनाया, और वही है रिकी केंद्र। ठीक है, अब ये रिकी केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है, रिकी थेरेपी, ठीक है, ये थेरेपी, रिकी इज अ जापानीज फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग, ठीक है, एक टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। Reiki practitioners uses technique called palm healing or hands-on healing, through which a universal energy is said to be transferred through the palms of the practitioners to the patients in order to encourage emotional or physical healing. Okay? तो कोलकाता में दिख रहा है सर, 4-5 दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बट बिग क्वेश्चन इज दैट जो रिकी हीलिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्या वो जीएसटी चार्ज कर पाएगा? मतलब क्या उनको जीएसटी में एग्जेम्पशन मिलने वाला है? हाँ सर, क्या लगता है? क्या रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स को जीएसटी देना है, मतलब टैक्सेबल सर्विस है कि एग्जेम्प्टेड सर्विस है? बोलो, क्या लगता है? एग्जेम्पशन होगा। क्यों? क्यों? सर क्योंकि वो मतलब एक तरीके से सोशली वो लोगों को हेल्प करना है ना। नहीं सर, ये जवाब नहीं हुआ, ये भी एक ट्रीटमेंट है, आप इतना ही दिमाग में रखो। सोशली हेल्पिंग मैटर नहीं है ये भी एक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट है। अब इसमें सोशल मैटर की कुछ बात नहीं है, ये दिमाग से बाहर कर दो। हाँ, योगा की तरह। योगा योगा तो वैलिड है सर, योगा ट्रीटमेंट क्या इनवैलिड है क्या? तो क्या योगा टैक्सेबल? रेकी के लिए इंटरेस्ट है, योगा की तरह हो गया। हाँ, टाइप्स ऑफ योगा, यस, टाइप्स ऑफ योगा, बट इट्स अ जापानीज यस वर्ड। सर, तो हाँ तो फिर तो ये एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट है? ये नहीं sir. Since Reiki healing is not a recognized system of medicine in terms of Section 2, subsection H of the Clinical Establishment Act 2010, it would not be exempt and thus GST would be payable there. The main reason is that social matter है नहीं है, ये आर्गुमेंट में हम लोगों को जाना ही नहीं है सर। और क्योंकि ये योगा की तरह देखता है, ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको थोड़ा गूगल करके बताया कि क्या है नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि ये लुक लाइक योगा तो इसे भी छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर एकदम मेन पॉइंट पे बात करना है सर, क्योंकि क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट सिस्टम है ये इंडिया में वैलिड नहीं है। इंडियन जो मेडिकल सिस्टम है उसमें एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, इसको रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया में माना गया है, ठीक है। और जिसके लिए मेडिकल बोर्ड इसको, मतलब ये सारे ट्रीटमेंट सिस्टम को मान्यता देता है। तो इसके बाहर जो भी ट्रीटमेंट होगा, चाहे भले वो कितना भी कार्यकर क्यों ना हो, वो जीएसटी कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन अगर कभी किसी कारण से गवर्नमेंट किसी सिस्टम को रिकॉग्निशन देता है, तो उसमें उसको स्पेशल छूट ऑन दैट टाइम मिल सकता है, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो फिर जब तक नहीं बोलेगा तब तक जीएसटी चार्ज करना, जो भी रेट चार्ट उसके लिए बना हुआ है, ठीक है। समझ में आया सर? इसलिए मैं आपको बोला था कि ध्यान से पढ़ो सर, ठीक है। ठीक है, आप लोग ध्यान से ही पढ़ रहे हो, बट देखा, समझ में आया ना कि कितना छोटा छोटा फर्क है। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरीज, वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। प्लास्टिक सर्जरी किया गया, उसमें से एक सर्जरी ऐसा है, वन सच सर्जरी मतलब ऐसा एक सर्जरी ऐसा किया गया जिसमें एक न्यू बॉर्न बेबी का क्लेफ्ट लिप को ठीक करने का सर्जरी था। अच्छा, और भी सवाल यहाँ पर पूछा गया है। एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट लोकेशन टू द मेडिकल सेंटर। Palliative care for terminally ill patients. On request, such care is also provided to patients at their homes. Palliative care is given to improve the quality of life of patients who have a serious or life-threatening disease, but the goal of such care is not to cure the disease. बोल दिया कि what is palliative care.
पैलिएटिव केयर उसे कहा जाता है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो होता है, ऐसे पेशेंट्स के लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, बट उसमें डिजीज क्योर नहीं होता। ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स बाय वे ऑफ योगा, ऐसे 5 मेडिकल सिस्टम आपके सामने था। इसमें मैंने रेकी के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है आपको कि सर बताओ कि गुड हेल्थ केयर सेंटर जो और भी कुछ चीजें ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट्स ए कॉर्ड ब्लड बैंक which provides service in relation to preservation of stem cells. Good Health Medical Center is of the view that since it is a clinical establishment, all the service provided by it as well as all the service provided to it are exempt from GST. You are required to examine the situations in the light of relevant statutory provisions. क्योंकि ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है और जो भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं ये सारा क्लिनिकल नेचर का है, हेल्थ केयर नेचर का है, तो उसे क्या सारा सर्विस में एग्जाम दे दिया जाए? आपको इसको एग्जामिन करना है, ऑडिट करके बताना है कि भाई क्या सारा सर्विस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ सकता है। ये सब ठीक है। इसमें पहला सर्विस जो रेकी हीलिंग था वो हम लोगों ने देख लिया कि सर रेकी हीलिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज वो नॉट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में पड़ता है, बिकॉज वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर भी नहीं है और इंडिया में कोई रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन के अंदर भी उसको नहीं रखा गया है। दूसरा सवाल था सर प्लास्टिक सर्जरी। सर नॉर्मल वे में प्लास्टिक सर्जरी अगर कोई करता है ना, जो बेसिकली अपने आप को सुंदर देखने के लिए, ठीक है, या फिर कभी कभी किसी नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट, नॉर्मल प्लास्टिक सर्जरीज, वो जेन्युइन कॉज में, ठीक है, मैं आपको अभी उसके बारे में पढ़ाया सर, प्लास्टिक सर्जरीज कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये देखो, include service by your not does not include hair transplant or cosmetics or plastic surgery except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy। मतलब अगर एनाटॉमी में शरीर के किसी भी भाग को रिस्टोर करना है, जल गया सर किसी कारण से, ऐसे हालत में उनको प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक करना है, ऐसे टाइप ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हो नहीं, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, इंजरी टू और ट्रॉमा, ऐसे हालत में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केस में हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी में कोई जीएसटी एग्जेम्पशन नहीं है। अब बताओ क्या ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड में आएगा? रिपेयर क्लिफ्ट लिप ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी, सर यस और नो? यस सर, वेरी गुड, एकदम आएगा, क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी का क्लिफ्ट लिप को ठीक करना है, ठीक है। क्लिफ्ट लिप कैसे होता है? ये देख रहे हो ना, इस तरह का होता है, मतलब ना वो ऐसे होता है, ठीक है। छोड़ो, बड़ा अजीब सिस्टम है, देखने में थोड़ा सा डर लगता होगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऐसे, तो इसको ठीक करना इस तरह का और भी डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकता है, बहुत लोगों को विद बॉन्ड ये सब आ जाता है। तो क्लेफ्ट लिप ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी को ठीक करना एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आते हैं सर, ठीक है। ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगा, बिकॉज आप समझ रहे हो कि एक जरूरी चीज था, मतलब आप मतलब को समझो कि क्यों दे रहा है। अब ये सब रट के थोड़ी याद कर पाओगे सर, हाँ, रटने का चीज है ही नहीं, कितना मगअप करोगे? थर्ड भी एग्जिस्ट, हाँ, थर्ड नंबर भी एग्जिस्ट। वेरी गुड सर। एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू मेडिकल सेंटर, ठीक है, तो इसे भी एग्जेम्प्टेड है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता आपको, ठीक है। हेल्थकेयर सर्विस इंक्लूड सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस पेशेंट्स टू एंड फ्रॉम ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, प्लस एयर एम्बुलेंस मतलब फ्लाइट के से थ्रू से लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकली इल पेशेंट, जैसे इस बार रिसेंटली ऐसा हुआ है सर, चेन्नई में किसी का हार्ट ऑपरेशन हुआ और उस व्यक्ति का हार्ट को, ठीक है, कोलकाता में उसको मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, रिप्लांट करना ना, ठीक है, मतलब ट्रांसप्लांट ही बोल सकते हैं। मतलब चेन्नई का किसी का बंदा, किसी इंसान का जो हार्ट है वो कोलकाता में एक उड़ीसा का किसी का ऑपरेशन हो रहा था, उनकी बॉडी पे ट्रांसप्लांट किया गया। तो चेन्नई से वो हार्ट कोलकाता में आया और कोलकाता में टाटा का जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वहां पर ट्रांसप्लांटेशन हो गया। तो इट्स ह्यूज ह्यूज थिंग सर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर कि इस काम को करने के लिए पुलिस ने पहले से ही
जब से ये हार्ट आने का बाद था, ट्रांसप्लांट होने का पूरा वीआईपी रोड, ठीक है, मतलब जो कोलकाता का एयरपोर्ट रोड है, वीआईपी रोड, पूरा का पूरा वीआईपी रोड को फाका कर दिया था। मतलब कोलकाता ट्रैफिक बहुत मेहनत किया था ताकि ये हार्ट जिसका जिसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए आ रहा है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल बने, और हुआ था, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। सो ऐसे सर्विसेज एग्जाम कैटेगरी में ही आना चाहिए, है ना। अच्छा, हेल्थ केयर सर्विस मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अच्छा, ये वाला चीज देखो, हम लोगों ने ये भी एक पॉइंट देखा कि पेलिएटिव केयर और फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा, ठीक है। तो बाकी सभी बिल्कुल एकदम एग्जेम्प्टेड में है सर, ठीक है। जैसे पेलिएटिव ट्रीटमेंट जो है, ठीक है, जो क्रिटिकल, मतलब जो बेसिकली एकदम क्रिटिकल इलनेस में है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ना होने टाइप का हालत में है, थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दिया जाए, ठीक है। तो हेल्थ केयर सर्विस मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर ऑफ इलनेस, injury, deformity, abnormality, pregnancy in any recognized system of medicine in India. It is immaterial whether such service is provided at all the clinical establishment or at the home of the patients or any other place. Thus, palliative care for terminally ill patients is fully exempt. Yoga is recognized system of medicines in terms of section 2 subsection H of clinical establishment act 2010. योगा मतलब सिर्फ कोई व्यायाम नहीं होता है सर, लोग गलत समझते हैं, ठीक है। अरबियन नेशन से दुबई ने इस चीज को माना, और रिसेंटली दुबई में योगा को, मतलब जैसे योगा डे पाला गया ना सर, तो योगा डे में दुबई ने बड़ा सेलिब्रेशन किया, क्योंकि दुबई ये चीज को मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि योगा मतलब इसमें कोई धर्म का कनेक्शन नहीं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को मानना है कि नहीं, इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज है। रिलीजियस एक्टिविटी अगर किसी जगह में लगता है किसी को, तो वहां पर उसको ये भी बोला गया कि विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये रिलीजियस एक्टिविटी लगता है कि आप उस पार्ट को छोड़ के करो, लेकिन योगा जरूर करो, ठीक है। क्योंकि योगा जो कर सकता है वो शायद बहुत सारे मेडिसिन भी नहीं कर सकता। और ये वेस्टर्न से लेके सेंट्रल से लेके ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड तक सारे वर्ल्ड ने इसको मान रहा है सर। और इसका इफेक्ट आपको दिखेगा जब वर्ल्ड योगा डे पालन होता है, ठीक है। तो चलो, अच्छा बात है सर कि ये सिस्टम पूरा दुनिया अपनाना चाह रहा है। और जिस चीज में अच्छाई है, जिस चीज में लोगों का अच्छा होता है, उस चीज के साथ किसी भी तरह का रिलीजियस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स खेलना कोई मतलब नहीं होता है सर, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े सर। एग्जेम्प्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो योगा भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फुल्ली आ गया, और ये मेडिकल सिस्टम में था ही, ठीक है। तो कुछ लोग भड़काने का पॉलिटिक्स खेलता है, उसको छोड़ो। अच्छा, फर्दर सर्विस प्रोवाइडेड बाय, अच्छा और भी कुछ सर्विस साथ में प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स बाय प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बिल्कुल सर। देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स बाय द कॉर्ड ब्लड बैंक ऑपरेटेड बाय गुड हेल्थ मेडिकल शेयर, ये भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में पड़ता है। और इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एंट्री 74 of the exemption notification grant exemption to the healthcare service provided by a clinical establishment and not to service provided to a clinical establishment. मतलब अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को सर्विस दे रहा है वो जीएसटी के बाहर होगा, ऐसा कोई बात कहीं नहीं कहा गया। लेकिन अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको बाहर रखा जाता है। देयरफॉर गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर contention that since it is a clinical establishment and all the service provided to it are also exempt from GST is not correct in law. बात समझ में आया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमें ये सवाल किया गया था। Good health service center is of the new that since it is a clinical establishment and all the services provided by it as well as all the services provided to it, ठीक है, by it and to it, तो जो सर्विस ये प्रोवाइड करता है ये जीएसटी में एग्जेम्पशन हो सकता है, लेकिन ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ये प्रॉपर्टी नहीं। ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो सकता है कि भाई क्या सर्विस दे रहा है, कैसा सर्विस दे रहा है, उस पर विचार करके नोटिफिकेशन जारी गवर्नमेंट कर सकता है। बट बिकॉज वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है तो उसमें जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो भी जीएसटी के बाहर जाएगा, ऐसा तो सरकार ने कहीं पर भी नहीं बोला। आई होप कि आपको हेल्थ केयर सर्विस के बारे में नॉलेज मिला है और इसका क्वेश्चंस का भी आइडिया हुआ है। तो ऐसा ही घुमा फिरा के सवाल कर सकता है, बट आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर करने का कोशिश किया है सर। बोलो, समझ में आया सर? हेलो।
समझ में आया आ रहा है? बताइएगा सर। यस सर। अच्छा चलो सर, अब थोड़ा सा और भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको बाद में धीरे धीरे सारा बाकी जो टॉपिक है आप खुद भी रीड कर सकते हो, और जैसे ही समझ में ना आए मुझे भी पूछताछ कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बहुत सारा सर्विसेज के बारे में बता के रखा। अब आपको अभी पढ़ाते पढ़ाते मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको बताऊंगा कि बहुत सारे जो हम लोगों ने डिटेल्स में नहीं पढ़ा, बट आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा क्यों काफी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा बेटा ऐसा सवाल है क्या, ठीक है? तो आई होप, चलो एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं। जब आपको जैसे हम लोगों ने हेल्थ केयर पढ़ा तो हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ा, ठीक है? हम लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ के रखा, हम लोगों ने एजुकेशन पढ़ के रखा, ठीक है? सिमिलरली ऐसा और भी चीजें हैं जो हम लोगों ने डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, अगर डिटेल्स में नहीं पढ़ा है तो डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया कर लेते हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चंस का आइडिया देना चाहिए, नहीं तो सिर्फ पढ़ते जा रहे आप लोगों को लगता होगा कि सर क्या मतलब मोनोटोनस चल रहा है। हाँ, आप पढ़ाए जा रहे हो, और मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने से आप लोगों के मन में जो थोड़ा सा चलता है ना, ये थोड़ा बहुत जो ये सिस्टम दिमाग से थोड़ा बाहर जा सकता है। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस ले, कौन सा क्वेश्चंस ले? बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है? चलो एक शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गड़बड़ करके क्या पहला, exempt supply includes supply of any goods or service or both which attracts nil rate of tax and which may be wholly exempt from tax but exclude non-taxable supply. Discuss the validity of the statements. देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपको, देखो सर, आपको क्वेश्चन में पूछा exempt supply includes supply of any goods or services or both, ठीक है, which attracts nil rate of tax। ये कहाँ पर मैंने बोला था जानते हो? एकदम सब जीएसटी एग्जेम्पशंस के फर्स्ट क्लास में, ठीक है, जहां पर नील रेट क्या है, ठीक है, जीरो रेटेड क्या है, एग्जेम्प्टेड क्या होता है, मैंने वहां पर बात करके रखा, एकदम पहला वाला क्लास एग्जेम्पशंस का, ठीक है? आई थिंक 3-4 लेक्चर पहले ही मैंने उसका बात किया था। तो अब सवाल उठता है कि ये स्टेटमेंट का वैलिडिटी को कैसे प्रूव करें, ठीक है? ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसकी वैलिडिटी को कैसे प्रूव करना है? वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए आपको लॉ को पढ़ना होगा, जो मैंने पढ़ा के रखा आपको। अब इसका जवाब कैसे देना है? द स्टेटमेंट इज नॉट फुल्ली वैलिड इन लॉ। Exempt supply has been defined as the supply of any goods or service or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax and include non-taxable supply। अब ये स्टेटमेंट क्या बोला था? स्टेटमेंट में बोला था exempt supply includes any of any goods or service or both which attracts nil rate of tax and which may be wholly exempt from tax but exclude non-taxable supply। exclude non-taxable supply। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा सही नहीं है, ठीक है? ये टोटल में सही नहीं है, इज नॉट फुल्ली वैलिड इन लॉ। तो क्या बोलता है सर? exempt supply has been defined as the supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax and include non taxable supply, ठीक है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई को लेके, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं, इसी पॉइंट पे गड़बड़ है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई को लेके आप एकदम सप्लाई सोचोगे, ना कि एक्सक्लूड करके, ठीक है? यहीं पर स्टेटमेंट का गड़बड़ था। अब देखो सर, अगर आप पढ़ने के टाइम पे ये सब छोटा छोटा चीज को दिमाग में रखोगे तो ही जाके आप इसका मतलब ये बीच का फर्क समझ पाओगे, ठीक है? अच्छा, और भी ऐसे इजी इजी टाइप ऑफ देखते हैं। ये थोड़ा डायरेक्ट टाइप ऑफ है, डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA of the Income Tax Act 1961 are exempt from GST if such services are provided by way of charitable activities। अगर वो सर्विस चैरिटेबल एक्टिविटी का है तो आपको पूछा जा रहा है कि भाई चैरिटेबल एक्टिविटी टर्म को इलाबोरेट करो। जस्ट चैरिटेबल एक्टिविटी जो टर्म है उसको इलाबोरेट करने के लिए आपको बोला है। तो इसका मतलब जो मैंने आपको चैरिटेबल एक्टिविटी जब पढ़ाया था तो मैं आपको चैरिटेबल के बारे में कई सारा बात किया, अब उसी को आपको यहाँ पर पढ़ा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है? कि सर चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब बताओ जो सेक्शन 12AA के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो सिंपल जो आपने पढ़ा है उसी को। A term charitable activity means activities relating to public health by way of care or counseling of
terminally ill person or persons with severe physical or mental disability, person affiliated with HIV or AIDS, persons addicted to a dependence forming substance such as narcotic drugs or अल्कोहल और ठीक है इस तरह का चीजें। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब हेल्थ को खराब करने से रोकने के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। फैमिली प्लानिंग के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है कि भाई एक बहुत बड़ा नारा था सर, हम दो हमारे दो, ठीक है। लेकिन इस नारे के चक्कर में हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर को बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि भारत की बढ़ती आबादी जो आज भारत के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है सर, ठीक है। और सिर्फ भारत ही नहीं, किसी भी कंट्री के लिए उसका बढ़ती आबादी मुश्किल हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे रशिया के लिए नहीं, बहुत सारे कंट्री है जहां पर बढ़ती आबादी नहीं है, ऊपर से आबादी घट रहा है। जैसे रशिया के इतना बड़ा देश में 14 करोड़ लोग रहता है, भारत से कम 5 गुना बड़ा है। और भारत रशिया से 5 गुना छोटा है और भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बढ़ती आबादी है, ठीक है, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, ठीक है, पर देश के लिए खतरा है सर, ठीक है, बहुत खतरा। क्योंकि क्या हो रहा है ना, घर बनाने का जगह नहीं है, हाँ, नंबर ऑफ जॉब कहाँ से देंगे मतलब बहुत सारा चीज है सर जो ये बढ़ती आबादी टैकल नहीं कर सकता, ठीक है। और जैसा रेट ऑफ ग्रोथ है हमारे देश में फैमिली का, मतलब बच्चे लेने का जो ग्रोथ है, अभी भी वो 1.5% के आसपास में है। कुछ स्टेट में तो अभी भी भयंकर हालत है, स्टेट लाइक बिहार, स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, ठीक है, अभी भी काफी डेंजरस स्टेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह में अगर देखा जाए तो इसको अगर अभी भी कंट्रोल ना किया जाए, देखो भाई बिहार या उत्तर प्रदेश भारत से बाहर तो है नहीं, तो यहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, यहाँ के लोगों के अंदर वो एजुकेशन सिस्टम फैमिली प्लानिंग के बारे में, ये भी एक बहुत बड़ा चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आता है। लोग जागरूक होना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। ये मतलब इस चक्कर में हम लोग अपने देश को बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं सर, ठीक है। ऐसा देखो तो पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शंस, मतलब प्रिवेंट करना, फैमिली प्लानिंग के लिए बताना। चाइना ने तो चाइना का सर देखो, भारत फिर भी ना एक लिबरल कंट्री है, फिर भी नहीं काफी लिबरल कंट्री है, मतलब इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी भारत हर चीज को थोड़ा लिबरल वे में कंट्रोल करता है। चाइना तो एकदम डायरेक्टली, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में उनको लगेगा कि भाई ये देश के लिए सही नहीं है, वो जाके किसी को समझाने का कोई चिंता नहीं करता, चुपचाप जाके रूल पास कर देगा। जैसे ये जो है इंडिया में जो बना था ना, हम दो हमारे दो, मतलब माँ बाप और उसका मैक्सिमम 2 बच्चा होना चाहिए। और ये बात इंदिरा गांधी जी 1975 के समय में बोला था, उसके बाद इमरजेंसी बहुत सारा चीज बना था, तो 1980s के टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली। अब चाइना में सिमिलर टाइम पे चाइना ने डिसीजन लिया था कि भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक से ज्यादा बच्चा नहीं लेना है। और एक से ज्यादा बच्चा लेने पे जो भी सेकंड थर्ड चाइल्ड बनेगा उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का सिक्योरिटी उनको नहीं मिलेगा, इवन गवर्नमेंट की तरफ से राशन तक उनको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इस तरह का मतलब टफनेस दिखाया चाइना ने। उसका प्रॉब्लम भी चाइना को बाद में झेलना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा देश है चाइना, बहुत बड़ा है साइज में, इंडिया से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना बड़ा है साइज में। तो इतना बड़ा देश को संभालने के लिए वर्किंग क्लास भी चाहिए। तो क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में वर्किंग पीपल का संख्या चाइना में बहुत डिटोरिएट हो गया, और इसके असर को देखते हुए 2011 या 13 में मोस्ट प्रोबेबली, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है सर, चाइना ने अपना ये 1 चाइल्ड पॉलिसी कॉन्सेप्ट को हटा दिया, ठीक है। अभी एक से ज्यादा बच्चा लिया जा सकता है। तो ये चाइना का करंट सिस्टम है। अब भारत में ये इमीडिएट लागू होना चाहिए, क्योंकि 2026 में मोस्ट प्रोबेबली भारत वर्ल्ड में टॉप करने वाला है सर, चाइना को क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ वगैरह समझ में आ गया। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ठीक है। इस रिसेंटली रिलीजियन को लेके भी ना बहुत खतरनाक बात हो रहा है सर। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा, ठीक है, रिलीजियन एडवांसमेंट होना बहुत ही गुड कॉन्सेप्ट, एक अलग बात, बट लोगों को जबरदस्ती, इंडिया में इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है बहुत दिनों से, कि यहाँ पर लोगों को जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन चल रहा है, ठीक है। अब ये रिलीजियस कन्वर्जन जबरदस्ती किस तरह से, लोगों को गिफ्ट देके, पैसा देके, ठीक है, ऐसा चल रहा है। और इसी को लेके मैं आपको बस इसलिए बताया क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके बारे में सवाल पूछा, क्योंकि एक बहुत सीरियस कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने PIL फाइल किया, और उसके ऊपर देखा जा रहा है कि भारत में ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन चल रहा है जिसमें लोगों को ऐसे समझा के नहीं सर, पैसा का लालच देके,
ठीक है, लोगों को गिफ्ट के लालच में लाके, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। ठीक है, क्योंकि रिलीजियन का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है धर्म। ठीक है, और धर्म का मतलब होता है कि किसी चीज को पकड़ के चलने का एक जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसके आधार पे, ठीक है, धर्म क्या होता है, जिसका आधार होता है और जिसके आधार पे, बेस पे इंसानियत कायम होता है, ये मेनली है सर। अब ये जबरदस्ती गिफ्ट के चक्कर में लोगों को लालच दिखा के जो भी हो रहा हो, कोई भी कर रहा हो, कोई भी समुदाय करे, गलत होता है। तो ये चीज रोकना चाहिए। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट से पूछा कि गवर्नमेंट तुम क्या कर रहे हो। अब गवर्नमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, और ऊपर से इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। तो भारत सरकार अभी इसका जवाब क्या देता है, अगर मुझे खबर मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, जरूर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रिलीजियन एक्टिविटी जो होता है ना, वो ऑलवेज ह्यूमैनिटीज के लिए होता है, जो रिलीजियन का मेन पर्पस है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जो भी इज्म हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, यूदी का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी, सभी ह्यूमैनिटीज के लिए करता है। जब वो ह्यूमैनिटीज के बाहर चले जाते हैं तब हमें रिलीजियस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग टाइप का लगता है। स्पिरिचुअलिटी और योगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, रिलीजियस कॉन्सेप्ट और स्पिरिचुअलिटी में फर्क होता है। ठीक है, अब ये फर्क समझाने बैठ जाए तो फिर आप बोलोगे सर ये स्पिरिचुअल क्लास हो गया। स्पिरिचुअलिटी मतलब सर क्या बताएं, तो सुपर लेवल ऑफ, सुपर डुपर लेवल ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, ह्यूमैनिटीज। ठीक है, सुपर लेवल ऑफ ह्यूमैनिटीज मतलब स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज होता है, मतलब जिसमें आपके अंदर इतना करुणा भर जाता है। करुणा समझते हो, मतलब एक चींटी को भी मारना है, या फिर किसी को चीज को, किसी को खराब बात करना है, किसी को ठेस नहीं देना है। ठीक है, ऐसा जिंदगी जो एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति एक 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 प्यार का कॉन्सेप्ट में बचे। ठीक है, जिस तरह से हमारे समाज में क्या है, कौन किससे बड़ा होगा, कौन किसको छोटा करेगा, कौन किसको काटेगा, कौन किसको मारेगा। ठीक है, ये जो समाज के अंदर चल रहा है ना, हम एक जलन, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वो चीज होता है सर, जिसमें लोगों के अंदर से ना सारा टाइप ऑफ जलन दूर हो जाएगा। ठीक है, जेलसी दूर हो जाएगा। ठीक है, मन में जो खुन्नस होता है लोगों के अंदर ना फालतू का, ये दूर हो जाएगा। मतलब एक टॉप लेवल ऑफ ह्यूमैनिटीज को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू से पहुंचा जा सकता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल। बट जिस दिन कंट्री, कोई भी कंट्री स्पिरिचुअलिटी के टॉप लेवल में पहुंचेगा, आप समझ जाओ कि उसके पास अगर पैसा कम भी हो चलेगा, बट स्पिरिचुअलिटी में पहुंच जाएगा, मतलब ये दुनिया कायम है। ठीक है, ये दुनिया कायम है। आगे बात करें सर, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, किसी को शिक्षा देने के लिए एजुकेशनल एक्टिविटी, ये भी रिलीजियस पर्पस है। स्किल डेवलपमेंट करना किसी भी चीज पे, कॉमर्स पे, कंप्यूटर पे, व्हाटएवर रिलेटिंग टू एनीथिंग। अच्छा, अबंडेंट बच्चों के लिए करोगे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है सर, मतलब ऑब्वियसली एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर नॉट एवरीबॉडी, एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर अबंडेंट, ये मैंने पढ़ाया था आपको। ऑर्फेन, होमलेस चिल्ड्रन, ठीक है, फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, ठीक है, प्रिजनर, ठीक है, प्रिजनर को एडुकेट करना जरूरी होता है। गलती कर दिया और गलती का सजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं सर। ठीक है, मतलब जो गलती कर लिया, अब उसको गलती का एहसास भी होना चाहिए, और गलती से बाहर आने का भी उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए ना जेल का वर्ड यूज नहीं किया जाता आजकल। ठीक है, उसको बंगाली में बोला जाता है संशोधनागार या फिर सुधारालय। ठीक है, मतलब जहां पर इंसान अपने आप को सुधार सकता है। ठीक है, तो इस तरह का वर्ड्स यूज करने का बात होता है। ठीक है, तो प्रिजनर को भी एजुकेशन देना चाहिए। पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, गांव में रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, उनको एजुकेशन देना भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है सर। ठीक है, समझ रहे हो सर, समझ रहे हो ना कि किस तरह से हमारे देश के अंदर लॉ सिस्टम को बना हुआ है। ठीक है, फिर इंडिया जैसा कंट्री तो इतना मतलब करुणाशील है कि हम लोग आतंकवादी को भी ना मौका देते हैं। ठीक है, दुनिया के किसी भी देश को उठा के देख लो, मौका तो छोड़ो, उनको जिंदा वहीं पर गैस चैम्बर में डाल के मार देगा, मौका नहीं देता है। भारत सबको मौका देता है, ये भारत का कल्चर में है सर। ठीक है, इसीलिए तो, इसीलिए प्रिजनर के एजुकेशन पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, प्रिजनर को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब रिलीजियस क्यों, मतलब ये सब एक्टिविटी को क्यों इतने अच्छे लेवल में डिस्कशंस किया जा रहा है। ओके, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया। अच्छा, और भी चीजें आजकल बहुत जरूरी है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इससे याद आया, एनवायरनमेंट से एक बहुत खतरनाक बेकार बात है। खतरनाक क्यों? सर, कोलकाता इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, जहां पर साइकिल बैन है। यस सर, कोलकाता में साइकिल बैन है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि कोलकाता में इंडिया में जितना सिटी है, सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाले लोग आपको कोलकाता में नजर आएगा। सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाले लोग, मतलब कोलकाता में ना साइकिलिस्ट बहुत है। और कोलकाता में साइकिल के थ्रू से मतलब ट्रांसपोर्ट करना लोगों को पसंद है। बट कोलकाता में रास्ता इतना छोटा है कंपेयर टू सिटीज पॉपुलेशन साइज। यहाँ पर लोगों को, सरकार ने डिसीजन लिया है, ट्रैफिक पुलिस ने, कि भाई लोगों को साइकिल चलाने नहीं देंगे, ठीक है, साइकिल बैन है। तो आपको क्या लगता है, यह सबको, जो जो एक एजुकेटेड इंसान है ना, उन्हें समझना चाहिए कि एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए जितना हो सकता है, स्पेशली इन सिटी, ठीक है, जितना हो सकता है कार्बन एमिशन कम हो। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ऐसे भुवनेश्वर में एक कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया गया है, पर भुवनेश्वर में मैंने देखा जगह जगह में साइकिल स्टैंड होता है। वहां पर आप कहीं पर भी साइकिल लेके, एक ऐप होता है मो ऐप बोल के, ठीक है, मैं जितना जानता हूँ, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, मो ऐप बोल के एक ऐप होता है भुवनेश्वर में, इसको बना है स्मार्ट सिटी के अंदर। जहाँ पर मो ऐप में अगर आपका अकाउंट होता है तो आप मो ऐप के थ्रू से साइकिल को बुक करके एक शॉर्ट डिस्टेंस से दूसरे शॉर्ट डिस्टेंस में जा सकते हो। और रास्ते में कहीं पर भी आप साइकिल को पार्क कर सकते हो जहाँ स्टैंड है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। कोलकाता में ऐसा नहीं है। तो एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए एटलीस्ट शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होना चाहिए। तो रिसेंटली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल हुआ है ताकि कोलकाता में साइकिलिस्ट को जगह मिले और एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट का मौका मिले। तो इसीलिए वाटरशेड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। वाटर बॉडीज में एनवायरनमेंट खराब ना हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हमेशा बना के रखे, प्रिजर्व करें। आपको और एक चीज कोलकाता के बारे में पता है, कोलकाता इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड, ओनली नहीं, सेकेंड सिटी आई थिंक, ठीक है, जहां पर एक ऐसा वाटर बॉडीज है जिसके बारे में आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। ये बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली इसका बेनिफिट इतना बड़ा है कि कोलकाता को खुद ही नहीं पता कि कितना बड़ा बेनिफिट है। ये कोलकाता सिटी है सर। कोलकाता सिटी में आप ये जो लेक देख रहे हो ना, जिसके कारण हम लोग सॉल्ट लेक चिल्लाते हैं, ठीक है, ये जो सॉल्ट लेक है, ये सॉल्ट लेक है सर। ये एक्चुअली यहाँ पर और भी काफी सारा लेक था, बट बहुत सारा लेक को बंद कर दिया गया। बट जो भी हो, बट अभी भी कुछ लेक बचा हुआ है, ठीक है, जैसे कि दीज काइंड्स ऑफ लेक्स। ये लेक ना नेचुरली बायोलॉजिकली इतना पावरफुल है कि ये हर तरह का, मतलब जो हमारे घर का जो गंदा होता है, कोलकाता शहर का जो गंदा होता है ना, इसको ना ये ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर इस तरह का बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली नमक जो इसके अंदर होता है। ऐसे ये नेचुरल लेक है सर, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में बहुत कम जगह में ऐसे सॉल्टी लेक दिखता है। और ऊपर से बाकी चारों तरफ स्वीट वाटर के बीच में ये सॉल्टी लेक बड़ा ही ताजुब है सर, मतलब ये ऊपर वाला का दिया हुआ है। और इसके लिए कोलकाता जैसे दिल्ली, बॉम्बे को ना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि अपना वेस्ट को कैसे वो संभाले, मतलब जो सिटी का जो वेस्ट होता है, लोगों का घर घर का जो वेस्ट होता है। लेकिन कोलकाता में ये बड़ा सुविधा है कि वो सारा वेस्ट ना इस तरह से सब सॉल्ट लेक में लेक के साथ कनेक्ट किया हुआ है और सब प्यूरिफाई हो जाता है। और ऊपर से उसमें मछली बनाया जाता है और उस मछली को मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट ऐसा ऐसा लेक और एक सिटी में है, केनिया में कहीं पर है सर। तो ये मैं आपको इसलिए बोला कि वाटर शेड को बचा के रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जगह मिले मिट्टी डालो और घर बनाओ, हाँ, ये डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए सर। तो ये भी रिलीजियस एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है सर, मतलब आप समझ रहे हो, चैरिटेबल एक्टिविटी, सॉरी रिलीजियस नहीं। तो चैरिटेबल एक्टिविटी का लिस्ट बड़ा लंबा था, हाँ सर, बड़ा लंबा एक्टिविटी था। बट आपको मैं एक बार याद दिला दिया, चलो बहुत अच्छा है, आपको कुछ कहानी भी पता चल गया बीच बीच में। अच्छा सर, तीसरा सवाल देखें, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विस आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। यहाँ पर हमारे सामने कुछ इंडिपेंडेंट सर्विस दिया है। आपको सवाल करता है कि भाई कौन सा सर्विस इसमें से जीएसटी में बाहर आता है। फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय अ हॉस्पिटल टू inpatients as advised by the doctors and RWB registered under GST collect the maintenance charges of 6,500 per month
पर मेंबर। बोलो सर, इसमें से कौन सा आपको एक तो बोलना ही चाहिए, एक जवाब तो आपको आता ही है, बोलो। पहला वाला जवाब आप लोगों को आता है ना सर? अरे सर ये वाला बोलो सर। आवाज नहीं आया। सर एग्जाम पहला वाला एग्जाम है ना? ये अच्छा, RW मतलब क्या है सर, बोल पाओगे? ये रेसिडेंट ओनर एसोसिएशन वगैरह होता है ना, वो जो मेंटेनेंस चार्जेस लेता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लैट वगैरह जो चलता है, समझ रहे हो सर? ये जो रेसिडेंट ओनर एसोसिएशन वगैरह जो कलेक्ट करता है मेंटेनेंस के लिए, पर मेंबर 6,500 पर मंथ का कलेक्शन है, क्या ये एग्जामिशन कैटेगरी में आ जाएगा? चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला बात सर, आप लोगों को पता जो था वो आपने बता दिया। सर्विस बाय ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स आर exempt from GST. Food supplied to inpatients by a canteen run by the hospitals as advised by doctor and nutritionist is a part of composite supply of healthcare and not separately taxable. Thus said services are exempt from GST. ये होता है डिटेल्स जवाब, इसको बोलते हैं डिटेल जवाब। अगर आपने बच्चे से पढ़ा है ना पूरा, तो आपको इसका जवाब एकदम क्लियरली ऐसा ही देना चाहिए। अब बात करते हैं ये जो रेसिडेंट ओनर एसोसिएशन वगैरह होता है ना, जो फ्लैट वगैरह चलाते हैं एक साथ, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय RWA अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, ठीक है, और ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशंस अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड गुड्स फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स इन ए हाउसिंग सोसाइटी और ए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आर exempt फ्रॉम GST। 7,500 तक अगर पर मंथ पर मेंबर पे चार्जेस हो रहा है तो वो GST से बाहर है। अगर 7,500 पर मंथ से ज्यादा है तो वो GST में आ जाएगा। Hence, in the given case, service provided by resident owner associations are exempt from GST since the maintenance charges collected per month per member do not exceed 7,500। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में कितना बना था सर? 6,500। ठीक है, 6,500 बना था, तो 7,500 तक तो छूट है, तो हम लोग आराम से इसका क्या ले सकते हैं, एग्जेम्पशन का मजा ले सकते हैं। समझ आ रहा है ना साहब? ये एग्जेम्पशन चैप्टर आपको इस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ है देख लेते हैं। मैंने बहुत सारा प्रोविजंस पढ़ाया नहीं, मुझे पता है सर, ठीक है, अभी तक मैंने पूरा प्रोविजंस आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही रैंडम लेवल में क्वेश्चन थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन से कैसा कैसा सवाल होता है। कुछ आप लोगों को नोन लग रहा होगा, कुछ अननोन लग रहा होगा, पर समझ में पूरा आ रहा होगा, इतना तो गारंटी है। एन इंडिविजुअल एक्ट एज ए रेफरी इन ए फुटबॉल मैच, ध्यान से सुनना। हाँ, एक इंडिविजुअल एक फुटबॉल मैच में रेफरी बना है, ठीक है। अरे फुटबॉल वर्ल्ड कप कब से है रे? कल से। किसको खबर है फुटबॉल वर्ल्ड कप का? कहाँ पर है फुटबॉल वर्ल्ड कप? किसी को पता नहीं? सर आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ? यस सर। सर फुटबॉल वर्ल्ड कप आई थिंक कल से है, कतार में है। कतार, इस बार वर्ल्ड कप कतार में हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, अब फुटबॉल वर्ल्ड कप आने वाला है। किसको सपोर्ट करोगे? अरे सर थोड़ा स्पोर्ट्स लवर होना चाहिए सर। चाहे फुटबॉल, भारत तो अभी तक तो क्वालिफाई नहीं किया है, पता नहीं सर 140 करोड़ से हम लोग कब 11 ऐसा प्लेयर बना पाएंगे। वो कब से बन रहा है? संडे से, 20 नवंबर से। कतार वर्सेस इक्वेडर और इंग्लैंड वर्सेस ईरान। वाह, मजा आने वाला है। सर मैं तो बचपन से ब्राजील को सपोर्ट करता हूँ, पता नहीं इस बार क्या हो। ऐसे ही सपोर्ट करता हूँ, पता नहीं क्यों ब्राजील, बचपन से सुनता था। इंडिया में सर यही कॉन्सेप्ट है, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है, रीजन क्या है आई डोंट नो। ओके सर, इंडिविजुअल एक्ट अभी एज जर्मनी सपोर्ट है। जर्मनी, अरे वाह, ये जर्मनी का सपोर्टर मिल गया सर, ठीक है, जर्मन का सपोर्टर मिल गया। ऐसे बहुत सारे, स्पेशली इन कोलकाता, कोलकाता में सर फुटबॉल फैन फॉलोइंग आपको बहुत मिलेगा, बिकॉज ईस्ट बंगाल मोहन बागान, हाँ, मारपीट जिंदाबाद बहुत मारपीट होता है फुटबॉल को लेके। कोलकाता, गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी, ठीक है, एंड केरला, ठीक है,
These are the football loving states in India. An individual act as a referee in a football match organized by Sports Authority of India, मतलब साई। कहाँ मिलेगा साई का कॉम्प्लेक्स देखने को? अगर कभी आप कोलकाता में फुटबॉल मैच देखने जाते हो, युवा भारती क्रीड़ांगन, हाँ, स्वामी विवेकानंद के नाम से है, स्वामी विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड में से एक है, इवन दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम में से भी एक है। ठीक है, हाँ, फैसिलिटीज उतना अच्छा नहीं है माना जाता है, बट बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के मैच देख सकता है। ठीक है, आई थिंक मोर देन ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख से भी ज्यादा। लेकिन अभी गुजरात में बन गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, मोतेरा में, जो मोतेरा स्टेडियम होता था वो अभी भारत का क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ठीक है, अब पहले युवा भारती क्रीड़ांगन सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। ठीक है, बहुत पुराना है, अभी शॉर्ट लिंक में है सर। साई कॉम्प्लेक्स आपको वहां दिखेगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं क्यों बोला साई कॉम्प्लेक्स के बारे में? सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मतलब जो मैचेस होता है ना, उसमें जो रेफरी होता है, उसमें जो सर्विस चार्जेस वो फ्री है। ठीक है, और अगर वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसमें जीएसटी लग सकता है। The individual act as a referee in a football match organized by Sports Authority of India. He has also acted as a referee in another charity football match organized by a local sports club. Charity football match organized by a local sports club. In lieu of the lump sum payment, discuss whether any GST is payable on activities undertaken by him. ठीक है, ये सवाल आपको पूछा गया है। अब ये रेफरी जो सर्विस चार्ज लिया है, इसमें जीएसटी देना है कि नहीं देना? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जवाब साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब में आपको देना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, अगर सर्विस रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दे रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, as referee in a sporting event organized by a recognized sports body is exempt from GST. Since in the first case the football match is organized by SAI, State of the Sports Authority of India, which is a recognized sports body, service provided by the individual as a referee in such football match will be exempt. However, when he acts as a referee in a charity football match organized by a local sports club, he would not be entitled to aforementioned exemptions as a local sports club is not a recognized sports body and thus GST will be payable in this case. भले ही वो मैच चैरिटी वाला हो, भले ही वो मैच चैरिटी के लिए हो, भले ही वो लेकिन लोकल क्लब तो ऑर्गेनाइज नहीं है ना सर, तो इसलिए अब ये किसी के लिए ना पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना भाई कौन सा मैच चैरिटी के लिए हो रहा है और कौन सा मैच बिजनेस के लिए चल रहा है। मतलब वो टूर्नामेंट होता है ना सर, फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, अब हर कोई बोलेगा ये चैरिटी टूर्नामेंट है, फिर वो कौन हिसाब निकालने के लिए बैठेगा? वो बेसिकली एक बिजनेस लेवल एक्टिविटी है। इंडिया में ऐसे बहुत सारा प्राइवेट टूर्नामेंट फुटबॉल में, क्रिकेट में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, अगर वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के थ्रू से हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तो एग्जेम्प्टेड है। बट अगर वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसमें जीएसटी लग जाएगा, भले ही वो चैरिटी पर्पस क्यों ना बोलते हैं। क्या है ना, स्टूडेंट कहाँ पर थोड़ा फंस जाएगा जानते हो? वो चैरिटी वर्ड में स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, वो चैरिटीज बन गए ना, थोड़ा फंस जाएगा, उसको लगेगा भाई चैरिटी के लिए कौन जीएसटी मांगता है। ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर मेन पॉइंट था साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सर और क्वेश्चन है, आरएक्सएल प्राइवेट लिमिटेड, आरएक्सएल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए ब्यूटी शो, अरे वाह, विद द ब्रांड नेम फॉरएवर यंग, अरे वाह, काश ऐसा होता, हाँ, काश ऐसा होता, फॉरएवर यंग ना ही हो तो अच्छा है। जिंदगी का सबसे बड़ा खूबी क्या है जानते हो सर? जिंदगी लिमिटेड एडिशन का है। ठीक है, अगर जिंदगी हमारा लाइफ अगर अनलिमिटेड एडिशन का होता ना, तो लाइफ में ना वो मजा ना आता। ठीक है, कभी सोचा करना सर। ठीक है, ये जस्ट अपना फीलिंग्स बताया आपको। आरएक्सएल प्राइवेट लिमिटेड has organized a concert to promote its brand, चलो बढ़िया है। आरएक्सएल प्राइवेट लिमिटेड has organized a concert to promote its brand. मिस अहना कपूर कोई सेलिब्रिटी लग रहा है, its brand ambassador who is a leading film actress has given a classical dance performance in the said concert. The proceeds of concert with rupees 1,20,000 will be donated to charitable organizations. Examine whether Miss Ahana Kapoor will be required to pay any GST. बोलो सर, क्या आहना कपूर को जीएसटी देना है? क्या लग रहा है? क्या लग क्या रहा है? देना है कि नहीं देना है? यस सर। देना पड़ेगा सर। देखो सर,
यहाँ पर एक लाइन दे दिया सर, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करेगा, चैरिटी में डोनेट करेगा सर, फिर भी नहीं देगा। नहीं देना है, फंस गए सर, चैरिटी सुन के ही। सलमान खान का एक ऑर्गेनाइजेशन है बिग ह्यूमन बोल के, हाँ वो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे सल्लू भाई, हाँ सर, सलमान भाई इसका खर्चा करता है ना, ठीक है। तो क्या सलमान खान अगर जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके लिए जो भी वो बिग ह्यूमन के लिए इंडोर्समेंट के लिए पेमेंट लेगा, क्या वो जीएसटी से बाहर हो जाएगा? नहीं सर, क्या वो जीएसटी ये से तो बाहर बात है सर? नहीं सर, नहीं, जीएसटी से बाहर नहीं होता है। देखो, लेकिन इसमें देखना ये पड़ता है कि कितना अमाउंट चार्ज कर रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म लाइक म्यूजिक, डांस, थिएटर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बात को ध्यान से समझिए। अगर आप कोई फोक, फोक मतलब किसी अंचल का, किसी, इसको तो बंगाली में बोलते हैं आंचलिक, ठीक है, आंचलिक मतलब उस एरिया का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न टाइप नहीं है सर, ठीक है, ये एकदम पुराना सिस्टम का जो आर्ट आर्ट फॉर्म, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक हो, डांस हो, अगर उसके लिए आप कहीं पर परफॉर्म करते हो और बदले में आपको जो अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1.5 लाख, ठीक है, अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा चार्ज कर लेते हो तो जीएसटी में आ जाएगा, बट अगर 1.5 लाख के अंदर है तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कोई क्लासिकल आर्ट फॉर्म, समझते हो ना, जैसे मानो एक सिंपल बताते हैं आपको, जैसे कि भारतनाट्यम, जैसे कि ओडिसी, ठीक है, जैसे कि केरला का, केरला का एक बहुत फेमस डांस है, क्या नाम है उसका? कुचिपुड़ी? नहीं, कुचिपुड़ी भी एक है, हाँ, कुचिपुड़ी है केरला का, केरला में 2-3 है सर। ऐसे वेस्ट बंगाल का एक नाम याद आ रहा है मुझे, छो, छो पुरुलिया में होता है, ठीक है, छो डांस इज वेरी फेमस फोक डांसर। तो ऐसे बहुत सारे फोक डांसिंग सिस्टम है। गुजरात का, हाँ सर बोलो। गुजरात का हाँ गुजरात में भी है गरबा, है ना, गरबा बोलते हैं क्या उसका गुजरात को, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, बट हाँ एक बात यह है सर, 1.5 लाख तक है। However, such exemption is not available in respect of service provided by such artist as a brand ambassador. अगर कोई आर्टिस्ट उसको ब्रांड एम्बेसडर कर रहा, एम्बेसडर के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सिंस मिस Ahana Kapoor is the brand ambassador of Forever Young soap manufactured by RXL Private Limited. The service rendered by her by way of a classical dance performance in the concert organized by RXL Private Limited to promote its brand will not be eligible for the above mentioned exemption. भले ही वो किसी तरह का आर्ट फॉर्म या फिर फोक डांस को प्रमोट किया था, उसमें मतलब डांस को तो प्रमोट नहीं किया था, वो अपना क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि वो आर्टिस्ट है तो अपना डांस दिखाया, ठीक है। लेकिन इसमें इसका मेन पर्पस डांस दिखाना नहीं था, मेन पर्पस था फॉरएवर यंग जो ब्रांड है इसको प्रमोट करना, ठीक है। सो क्योंकि ये यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी है और ऊपर से, तो बेसिकली ये तो प्रमोशंस पर्पस हो गया, तो इसलिए नहीं हुआ। और 1.5 लाख से तो नीचे था, उस पर प्रॉब्लम नहीं था, तो हमारे केस में लायबल टू जीएसटी है। द फैक्ट दैट द प्रोसीड्स ऑफ द कंसर्ट विल बी डोनेटेड टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इस पे बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए, बिकॉज ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है ही, will not have any bearing on the eligibility or otherwise to the above mentioned exemptions. मतलब ये जो पर्टिकुलर पर्पस ही है इसका ब्रांड एंडोर्समेंट, इसको एंडोर्स करके जो अगर प्रोसीड्स अगर आता है 1 लाख जो भी खर्च उनको मिलता है, वो बाद में चैरिटी करे जो भी करे, बट भाई गवर्नमेंट इसमें जीएसटी लेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो सिर्फ फोक आर्ट को या क्लासिकल आर्ट को प्रमोट करने के लिए, डांस को, सॉन्ग को, तो उसके लिए अगर वो 1.5 लाख के अंदर कोई अमाउंट चार्ज करता तो उसके लिए गवर्नमेंट उसको एग्जेम्पशन कर देता। बड़ा थीम थीम डिफरेंसेस है सर, इसका गहराई को समझोगे तो इसका जवाब जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कई बार थोड़ा गहराई वाला बात कर देता हूँ, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम द डेप्थ, ठीक है, कि सरकार ऐसा क्यों सोचा। अगर आप ये सोच पाए ना तो फिर कौन रोके आपको। क्वेश्चन नंबर 6,
Determine the GST payable at the rate 18% with respect to each of the following independent service provided by the registered person. रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, जो मैंने बेसिक्स में आपको रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में डिटेल्स में बोला था। नॉर्मली इंडिया में अगर आप एनुअली 20 लाख का टर्नओवर करते हो या 40 लाख का टर्नओवर करते हो तो आपको जीएसटी में आना, रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। 20 लाख या 40 लाख क्रॉस करने से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 10 लाख, ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा, इससे नीचे हो तो आप रजिस्टर्ड होना आपके लिए वॉलेंटरी है। ये मैंने बेसिक्स में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किया कि भाई आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं कि नहीं चाहते, कब रजिस्टर्ड होना है। अब मैं रजिस्टर्ड पे बात नहीं करूंगा बिकॉज वो बेसिक का चर्चा है। जिन लोगों ने बेसिक करके रखा है दे नो, जो नहीं किया है ये लाइव बाद में करेगा, रिकॉर्डेड देख लो अभी एक बार, जो डाउट है पूछ लो अगर कुछ भी डाउट है तो, लेकिन प्लीज कर दिया करो सर। अच्छा, फिलहाल मैं एक बात करता हूँ सर। एग्जामिन जीएसटी पे किया 18% विद रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। इसमें फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शंस 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें 50,000 का ग्रॉस अमाउंट चार्ज हुआ है। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच, मतलब यहाँ पर बैंकिंग सर्विस का आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। 12AA तो समझ ही गए होंगे आप लोग क्योंकि ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का मैटर है। अच्छा, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ ए बैंक विद रेस्पेक्ट टू सेविंग्स बैंक अकाउंट 1 लाख का। अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स 5 लाख। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिलेक्टर्स टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी 5,20,000, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन इज दैट, क्या बोलो इस पे जीएसटी एग्जेम्पशंस है कि नहीं? बोलो सर। थर्ड ए पे नहीं पहले में नहीं है और बाकी 3 में? नो। बाकी तीनों में है सर, इसी में नहीं है। देखो सर, योगा वाला तो आपको पता चल ही गया था, ठीक है। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 नील, ठीक है। ये मैंने आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाने के टाइम पे बता के रखा, ठीक है। इसका नोट्स भी देके रखा है यहाँ पर। सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 by way of charitable activities are exempt from GST. The activities relating to advancement of yoga are included in the definition of charitable activities. So such activities are exempt from GST. एकदम डिटेल चर्चा है ना सर, एकदम डिटेल चर्चा, ये पहले भी मैंने आपको बोला था। दूसरा पॉइंट जो था सर, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय टू द रूरल ब्रांच ऑफ बैंक विथ रेस्पेक्ट टू सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है। ये भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है सर। इसके लिए भी बोला सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर, इसका डिटेल्स प्रोविजंस एक बार गो थ्रू करने से बैंकिंग सर्विस में आपको पता चल जाएगा। सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और ए बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट टू ए बैंकिंग कंपनी विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये करेक्टली याद थोड़ा रखो, बाकी जैसे बैंकिंग सर्विस को डिटेल्स में पढ़ोगे ऐसा और भी पॉइंट्स आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेगा, आपको तब और पता चलेगा। अच्छा, और क्या पॉइंट था सर? और एक पॉइंट था स्टेम सेल्स वाला, ये भी मैंने आपको आज हेल्थ केयर में बता दिया ना। अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, हाँ सर, ये तो नील कैटेगरी में आएगा, आज ही हेल्थ केयर में बताया एकदम डिटेल्स में। और जो ये लास्ट पॉइंट था दैट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिलेक्टर्स टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, नोट 4 में बोला है 5,20,000 का जो कलेक्शन हुआ है ये जीएसटी में एग्जाम नहीं है सर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय service provided up to a recognized sports body, ठीक है, to a recognized sports body only by an individual as a player, referee, umpire, coach or a team manager for participation in a sporting event organized by a recognized sports body are exempt from GST। मतलब अगर कोई, देखो सर मैं आपको साई के बारे में कुछ देर पहले बोला था, है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ किसी भी तरह का स्पोर्ट्स इवेंट में अगर कोई रेफरी काम करता है उसमें जो चार्जेस वो रिसीव करता है वो जीएसटी से बाहर है। But the question is here, service provided to a recognized sports body. अगर कोई रेफरी, कोच, मैनेजर या फिर एनी काइंड ऑफ सिलेक्टर, ठीक है, अगर कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी को जो रिकॉग्नाइज्ड है जैसे कि साई है, जैसे कि बीसीसीआई है, ठीक है, इस तरह के अथॉरिटी को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और बदले में जो अमाउंट चार्ज करता है क्या वो जीएसटी से बाहर है या नहीं? तो प्रोवाइडेड बाय
अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अथॉरिटी होता तो एग्जेम्प्ट होता, लेकिन प्रोवाइडेड टू इसमें नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला, लैंग्वेज ध्यान से देखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ओनली बाय एन इंडिविजुअल एज ए प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर। ठीक है, फॉर पार्टिसिपेशन इन ए रिकॉग्नाइज्ड sporting event by recognized sports body are exempt from GST. The service provided by selectors are liable to GST. सिलेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है किसी तरह का, सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्शन करके टीम को सिलेक्ट करके भेजता है, बदले में अपने एक सिलेक्टिंग चार्जेस देता है। तो इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी उसको जो भी पेमेंट करता है वो पेमेंट पे उनका GST आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट, सर्विस प्रोवाइडेड टू हो, ठीक है, और स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज बाय हो गया। ये दोनों में फर्क समझिएगा। ठीक है सर, और क्या क्वेश्चंस पढ़ा सकते हैं आपको? तो फिर 5,20,000 क्या हो गया सर? 5,20,000 यहाँ पर इतना सारा अमाउंट में सिर्फ 5,20,000 पे ही 18% GST सरकार को घर पे जाएगा, बाकी हर एक GST नील हो गया सर। रेट ऑफ टैक्स 18% तो ठीक था, लेकिन बाकी सभी GST नहीं होगा, सिर्फ 18% 5,20,000 पे सरकार के घर पे जाएगा। Examine whether GST is exempted on the following independent supply of services. आपको सामने कुछ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विस दिया है, क्या ये इसमें GST exempted है कि नहीं पूछा है। सर्विस प्रोवाइड बाय ए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल को एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टर सर्विस दे रहा है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल। पढ़ाया था आपको एजुकेशन में। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन ए शॉपिंग मॉल। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन ए शॉपिंग मॉल। बोलो सर, क्या लगता है, क्या लगता है? वाह वाह, बोलो सर। सर फर्स्ट कैटेगरी तो समझ में आई रहा, स्कूल को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट आने जाने में, वो GST exempted है। यस, सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर exempted फ्रॉम GST। समझ में आ रहा है सर? कितना बारीकी से पढ़ने से तब जाके आप ये सब जवाब दे सकते हो। सेकंड सवाल इज दैट नो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक आर नॉट exempted फ्रॉम GST, देयरफॉर GST इज पेबल ऑन द सेम, मतलब उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है सर, एग्जाम्पशंस में किस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव डिटेल्स नॉलेज अबाउट एग्जाम्पशंस तो आपको ये सब जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा था सर? A state transport undertaking has hired motor vehicle mean to carry 8 to 10 passenger from fast cab। जैसे कि हम लोग उबेर कैब है ना, आजकल एक ड्राइवर कैब बोल के कैब आया है। ठीक है, आई नो सर, मैंने अभी ट्रांसपोर्टिंग का डिटेल्स नहीं पढ़ा है आप लोग, बट मैं क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, किसी किसी में कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों को कॉमन दिख गया, अब कुछ अननोन टॉपिक भी आ रहा है। अब आपको लग रहा है सर क्या बात है, पढ़ाया नहीं पढ़ा दे रहे हो, ऐसा बात नहीं है सर। मैं आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, आपको आइडिया देने के लिए, बाद में मैं पढ़ा दूंगा, या फिर आप भी खुद से गो थ्रू करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे इसलिए पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि सर मैंने पॉइंट को ना पढ़ा के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने आ गया, ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं आपको ऐसे ही जस्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर, ठीक है, कि किस तरह का सवाल जवाब एग्जाम्पशन से पूछ सकता है। ठीक है, बाद में जैसे जैसे मुझे जरूरत आपको लगेगा कि सर ये टॉपिक समझा दो, मैं समझा, और ऐसे मुझे जो लगता है मैं भी समझा दूंगा। ठीक है, so, a state transport undertaking has hired motor vehicle mean to carry 8 to 10 passenger from fast cab renting. A motor vehicle renting company give your comments as whether any GST is payable in this case. अब इसका जवाब आपको, इसमें ना एक्चुअली पैसेंजर व्हीकल में कितना मतलब ले के जा सकता है इसके ऊपर ना हिसाब किताब है। तो नॉर्मली यहाँ पर बोला था 8 से 10। ठीक है, अब एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, जो भाड़े पे दिया जाता है टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, अ मोटर व्हीकल मीन, मोटर व्हीकल का मतलब बताया गया टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ठीक है, टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स एज टू, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया जाता है, अगर 12 से ज्यादा पैसेंजर कैरी करता है तो उसमें एग्जेम्पशन कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन since motor vehicle given on hire by fast cab renting to state transport undertaking are meant to carry 8 to 10 passengers, the same would not be eligible for exemptions and would thus be liable to GST। पैसेंजर कैरी करने का ताकत अगर 12 हो, मतलब मोर देन 12 हो, तो एग्जाम कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन 12 से नीचे है तो फिर उसमें GST आ जाएगा।
मतलब छोटा गाड़ी है ना, बात को समझे, और वो भी कैब है, ठीक है, तो ये जीएसटी कैटेगरी में इसलिए आता है। समझ रहे हो? अच्छा एकदम कॉमन सेंस में जवाब दे सकते हो। मोर देन 12 मतलब ऑलमोस्ट छोटा मोटा बस, है ना, जिसको हम लोग BUS बस बोलते हैं, ठीक है, तो छोटा मोटा बस सर्विस हो गया उस कैटेगरी में। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में ना और भी चीजें हैं, ठीक है, जो मैंने अभी डिटेल्स में आपको पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस समझना कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में किस में जीएसटी है और किस में जीएसटी नहीं। तो डिटेल्स डिस्कशन करना पड़ेगा सर, ठीक है, डिटेल्स में डिस्कस करना पड़ेगा, बट मैं जस्ट आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक काम, एक होमवर्क दे रहा हूँ। देखो सर, सारा कॉन्सेप्ट सिमिलर टाइप ऑफ है, आप लोग एक काम करो, आप लोग घर पे ना एक बार गो थ्रू करो सर। आप लोग अगर एक बार जीएसटी एग्जामिनेशंस को पूरा का पूरा गो थ्रू कर लोगे, मेरे को लगता है कि बाकी क्वेश्चंस का जवाब भी आप लोग समझ सकते हो क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ पॉइंट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में मुझे थोड़ा बात करना है, बैंकिंग सर्विस के बारे में मुझे थोड़ा बात करना है, ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप लोग एक बार गो थ्रू करो। मेरे हिसाब से अगर ये गो थ्रू कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। जैसे मैं और भी अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, कितना नंबर क्वेश्चन करा रहा था सर, 8 नंबर मैंने आपको बताया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज कंडक्टेड एन एंट्रेंस एग्जाम, इसका जवाब दे सकते हो सर, मैंने पढ़ाया ये पॉइंट। इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस has conducted an entrance test examination for various courses run by it and charged entrance fees from the applicants. Determine whether Indian Engineering College is liable to pay GST on this end. बोलो सर, कर सकता है? बोलो, क्या ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है कि इसमें जो फीस चार्ज करेगा, कि इसमें जीएसटी चार्ज कर पाएगा? क्या लगता है? भूल गए सर, देखो, नो। नो सर नहीं कर सकता, बिकॉज एंट्रेंस फी जो इंस्टीट्यूशंस लेता है ना एग्जामिनेशन के लिए, वो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी कैटेगरी में आते हैं, हम लोग एजुकेशन में पढ़े थे। Since in the given case, service provided by Indian Engineering College and educational institutions are by way of conduct of entrance examination against entrance fee, the same is exempt and thus GST is not payable in this case. Question number 10, ये भी जवाब दे सकते हो, एग्रीकल्चर के ऊपर है। Ram, an agriculturist, has stored sugarcane in a warehouse. राम अपने वेयर में शुगर केन को रखा, शुगर केन मतलब जिसको बंगाली में कहा जाता है आंख, ठीक है, संस्कृत में भी कहा जाता है अक्खू, ठीक है, और हिंदी में कहा जाता है गन्ना, मतलब उर्दू में भी गन्ना बोलते हैं शायद। हाँ बोलो सर। ईख। ईख बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में सर? ईख, ईख ईख, ईख ईख, हाँ ईख। ईख बोलता है, हाँ सर वेरी गुड, ईख बोलते हैं, वही इक्खू से आया। संस्कृत में इक्खू बोलते हैं, वहां से बंगाली लोग बोला आंख और हिंदी वाले बोला इक्खू, ठीक है, ईख, ईख वही है, ठीक है। So Ram, an agriculturist, has stored sugarcane in a warehouse. He has taken fumigation service. Fumigation समझ में आया? वो जो कीड़ा मकोड़ा को हटाने के लिए जो किया जाता है, ठीक है, इन द सेट सर्विस, मतलब जिसको पेस्ट कंट्रोल भी बोल सकते हो आप। तो फ्यूमिगेशन सर्विस इन सेट वेयरहाउस फ्रॉम द गुप्ता पेस्ट कंट्रोल कंपनी से लगाया, ठीक है, फॉर व्हिच ही पेड द कंसिडरेशन ऑफ 6000, ही 6 years एडवाइस ऑन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द सर्विस अवेल्ड बाय हिम। क्या उनको जीएसटी देना पड़ेगा इस 6000 कंसिडरेशंस में? नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि एग्रीकल्चरल पर्पस में है, वेयरहाउस फ्यूमिगेशन के अंदर है, तो ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है सर, ठीक है। तो हम लोग ये कहाँ पढ़े थे, एग्रीकल्चर में पढ़े थे, ठीक है। तो सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी इन द प्रेजेंट केस मींस गुप्ता पेस्ट कंट्रोल कंपनी प्रोवाइड सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन द वेयरहाउस ऑफ द शुगर केन बीइंग एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। सर हम लोग जब एग्रीकल्चर पढ़े थे ना, वहां पर कुछ ऐसा भी पॉइंट था जहां पर मैंने पढ़ाया था आपको कि कौन सा चीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए इसलिए, ठीक है। सर देखो सीए में जैसा पढ़ाई में ना, मेहनत इसी को बोलते हैं, हम किसी चीज को ना छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब अगर आप सजेशन बनाओगे, कुछ पॉइंट पढ़ना है कुछ पॉइंट छोड़ना है,
इस चक्कर में क्या हो जाता है ना, एग्जाम में अगर कई बार एग्जाम में थोड़ा सा टेढ़ा सवाल कर दिया, टेढ़ा टेढ़ा सवाल टेढ़ा नहीं होता है, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पढ़ के नहीं गए। सवाल थोड़ी ना टेढ़ा होता है सर, सवाल कभी भी टेढ़ा नहीं होता, सवाल टेढ़ा नहीं होता, टेढ़ा हम लोग का पढ़ाई होता है। हम लोग सीधा सीधा पढ़ाई करें तो प्रॉब्लम नहीं, और हम लोग टेढ़ा पढ़ाई करें तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या क्या मतलब निकला सर, ठीक है। ये वेयर हाउस में जो शुगर कैन, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और मैंने आपको क्या बोला सर, एग्रीकल्चर पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको ऐसा भी कुछ एग्रीकल्चरल सर्विस के बारे में बोला था जिसको गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं मानते, तो उसका आइडिया रखना चाहिए आपको। सेट सर्विस आर एग्जाम्प्ट एंड जीएसटी नॉट पेबल ऑन द सेम, सो इन दिस केस जीएसटी नहीं देना है, जीएसटी नहीं देना है, मौज करना है। अच्छा, पूर्वा एक्ट्स एज एन टीम मैनेजर फॉर द इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बोल दिया क्वेश्चन पे, फॉर ए टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए मल्टीनेशनल कंपनी एंड रिसीव्ड remunerations of 2 lakh, determine whether GST is payable on the remuneration received by Purva। बोलो सर, Purva act as a team manager for the Indian sports authority, recognized sports body for a tennis tournament and a multinational company organized by a multinational company and received a remunerations of 2 lakh। आपको पूछा जा रहा है क्या जीएसटी देना है इसमें? देना है सर, देना है, ठीक है। सर्विस देखो सर, कमर्शियल आपको लग नहीं रहा है कि इनकम कर रहा है अच्छा खासा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय टीम मैनेजर, अगेन स्पोर्ट्स वाला सवाल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए टीम मैनेजर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, प्रोवाइडेड सेट स्पोर्टिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। पर ये जो स्पोर्टिंग इवेंट है ये कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने नहीं बनाया, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी ने बनाया। क्वेश्चंस के अंदर ही जवाब छुपा होता है। So in the given case, the service are being provided by a team manager to a recognized sports body, but the sporting event is not organized by a recognized sports body। वो अपना सर्विस रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा है, लेकिन ये स्पोर्ट्स एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया। So therefore the service provided by Purva are not exempt from GST। ये था इसका मेन क्लेम। देखो मतलब कितना घुमा हुआ सवाल है, एक तरफ लग रहा है कि सर जीएसटी तो नहीं लगना चाहिए, पर दूसरी तरफ देखो जीएसटी लग गया, ठीक है। खेल खेल में खेल छुपा हुआ है। बबलू ट्रांसपोर्टर, नाम अच्छा दिया है, बबलू ट्रांसपोर्टर से गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए बोलते हैं इनको। जीटीए के बारे में आप लोग चार्ज अंडर जीएसटी पढ़ोगे ना, जीटीए के बारे में डिटेल्स में बोला हुआ, ठीक है, बाद में भी पढ़ सकते हैं जब हम लोग रिपीट करेंगे, मतलब वापस जब आ जाएंगे वापस इस तरह से। तो जीटीए, तो बबलू ट्रांसपोर्टर एक गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेड रिलीफ मटेरियल्स मींट फॉर विक्टिम्स ऑफ केरला फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर बाय रोड फ्रॉम दिल्ली टू एर्नाकुलम, ठीक है, फॉर ए कंपनी। Bubble Transporter is of the view that it is not liable to pay GST on the said service, provided as said service are exempt, you are required to advise it on the said issue। सवाल यही है कि क्या बबलू ट्रांसपोर्टर को अपने सर्विस में जीएसटी देना है? वो केरला विक्टिम्स के लिए रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा है, और वो भी एक कंपनी के लिए, दिल्ली से एर्नाकुलम। समझ में आया सर? सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट, ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत जरूर होगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुड्स कैरेज ऑफ रिलीफ मटेरियल मीट फॉर विक्टिम नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे मैन मेड डिजास्टर हो, कोई कैलामिटीज हो, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय बबलू ट्रांसपोर्टर विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बिल्कुल ठीक है, आपका सीक्वेंस बोल रहा था कि जीएसटी एग्जेम्प्ट होना चाहिए, वही हुआ सर, ठीक है। तो इस तरह से 13 में क्या है, सारा क्वेश्चन से बोल देते हैं एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। कियान एंटरप्राइज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रोवाइडेड सर्विस टू ब्रीदिंग वर्ल्ड लिमिटेड by way of organizing business exhibition in New Delhi as part of a Make in India initiative। आजकल मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट है सर, मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर का पेट प्रोजेक्ट है। मोदी जी इन द सेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी, मतलब पेट प्रोजेक्ट मतलब मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भारत मेक इन इंडिया करे, ठीक है। तो कियान एंटरप्राइज जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ब्रीदिंग वर्ल्ड लिमिटेड को, जो ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। कियान एंटरप्राइज क्लेम्स दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी
as the service provided by who are organizing business examination are exempt from GST. Examine the technical veracity of the claim of an enterprise. क्या वो सही क्लेम कर रहा है? क्या ये सही क्लेम कर रहा है सर? अब देखो क्या क्या सही क्लेम कर रहा है कि नहीं? नहीं सर, क्लेम सही नहीं है. नो, the claim made by Kian Enterprise that is not required to pay GST is not correct. Service provided by an organizer to any person in respect of a business examination exempt from GST only when such business examination is held outside India. However, since in the given case the exhibition is being organized in India, the service of organizations of the event of Kian Enterprise will not be exempt from GST. अगर कोई एग्जीबिशन इंडिया के बाहर हो तो भारत सरकार उसमें जीएसटी एग्जाम कर देता है. क्यों जानते हो? इसमें सरकार का बहुत अच्छा, देखो अगर बिजनेस एग्जीबिशन बाहर होता है तो बाहर का इन्वेस्टर्स इंडिया में आने के लिए अट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो अगर बाहर का इन्वेस्टर्स इंडिया में आता है तो ये गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. लेकिन अगर इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी एग्जीबिशन होता है, गवर्नमेंट को लगता है नहीं इसमें जीएसटी लगा देना चाहिए. जो भी हो, गवर्नमेंट का सोच है. डिटेल्स में जब हम लोग ये गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय वगैरह देखेंगे ना या प्रोवाइडेड टू पढ़ेंगे डिटेल्स में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. बट आई थिंक आंसर तो समझ में आ ही गया है. एकता चैरिटेबल ट्रस्ट, चलो चैरिटी का क्वेश्चंस पता है, हम लोग स्टार्टिंग में चैरिटी पढ़े थे डिटेल्स में. मतलब ऑलमोस्ट हम लोग आज के क्लास में क्वेश्चंस पे बहुत सारा पॉइंट हम लोग अभी भी गो थ्रू नहीं किए डिटेल्स में, बट फिर भी हम लोग ऑलमोस्ट 60% के आसपास का जवाब एकदम सही तरह से समझ पा रहे हैं क्योंकि दे पा रहे हैं अच्छे से. और कुछ 30-40% होगा कि जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा नहीं वहां से आ रहा है, थोड़ा अननोन लग रहा है. So Ekta Charitable Trust registered under section 10 subsection 23C clause 5 of the Income Tax Act 1961 manages a temple in Rohini, Delhi. It has given on rent a community hall located within a temple premises के अंदर है to public for celebration of तीज मेला. ठीक है, एक सेलिब्रेशन होता है तीज का. ठीक है, नॉर्मली राजस्थान गुजरात नॉर्थ इंडिया में बड़ा पाला जाता है सर तीज. रेंट चार्ज फॉर इज 9,500. You are required to determine whether the service provided by Ekta Charitable Trust are liable to GST. हाँ बोलो सर. एग्जाम है क्यों? क्यों एग्जाम क्यों हो गया सर? सर क्योंकि पर डे का 10,000 तक मतलब उतना तक में एग्जाम होता है 10,000. वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर एग्जाम प्रोवाइडेड रेंटिंग चार्जेस ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ कम्युनिटी हॉल्स. ठीक है, कल्याण मंडपम मतलब जहां पर शादी वगैरह होता है और ओपन एरिया आर नॉट 10,000 और मोर पर डे. अगर 10,000 के नीचे है तो एग्जाम है. Thus, in the given case, renting of community hall by Ekta Charitable Trust is exempt from GST as rent is less than 10,000. बड़े वेरी गुड सर, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऐसे. ठीक है, पढ़ा हुआ चीज कितना मजा में आ गया और जो नहीं पढ़ा वो थोड़ा दिक्कत कर गया, इसीलिए बोलते हैं सर डिटेल में पढ़े. अच्छा, एसटी लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर 5 trucks to T2 transporter of Delhi, a goods transport agency. देखो बार बार ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर से बड़ा सवाल कर रहे हैं. ST Limited has given on hire 5 trucks on T2 transporters. जैसे हम लोगों का ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है, घर पे फैमिली बिजनेस है हम लोग, तो चलता है सर ये सब सिस्टम. So ST Limited has given on hire 5 trucks to T2 Transporter of Delhi, a goods transport agency for transporting goods in Central and West Delhi. The hiring charges for the trucks are 7,500 per truck per day. Examine whether GST is payable in the given case. ऐसे तो मैं इसके डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, ये ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर का एग्जेम्पशन डिटेल्स में पढ़ लो. आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखिएगा, बट अभी आंसर देखो. The GST is not payable in case of hiring of trucks to T2 transporters in service by way of giving on hire to a goods inter alia transport agency a means of transportation of goods are exempt. Normally ये exempt categories के अंदर माना गया है. GST is not payable in case of hiring of trucks to T2 transporters in service by way of giving on hire to a goods transport agency a means of transportation of goods are exempt. ठीक है, goods transport category इस कैटेगरी में exemptions के अंदर काउंट किया जाता है. इसका अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स में देखना चाहोगे इसको दिखाता हूं. जीटीए सर्विस कहाँ से लेंगे? एक डिटेल्स आएगा सर जीटीए सर्विस का, गुड्स ट्रांसपोर्ट.
गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ये रहा, ठीक है। सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ जीटीए कुरियर एजेंसी, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। और साथ में देखो यहाँ पर ये भी बोला है रेलवे इक्विपमेंट्स मटेरियल एग्जेम्प्ट व्हेन ट्रांसपोर्टेड बाय रेल वेसल्स, ठीक है। एक काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सब जो भी बचा कुछ पॉइंट्स है उस पर थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको बात करूँगा। तो कि क्या होगा ना, ये जो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट ऐसा भी है जिसमें सवाल नहीं हुआ है या फिर शायद आपको ना मिले, क्योंकि सवाल करना चाहो तो हजारों सवाल हो सकता है, बिकॉज जीएसटी इज अ ह्यूज थिंग, ठीक है। बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक बार सारा पॉइंट को कवर करने का, ठीक है। इतना कोशिश तो कर ही जा सकता है, ठीक है। तो इतना कोशिश तो करूंगा कि सारा पॉइंट्स एक बार कवर हो जाए। लेकिन इतना आइडिया आज तो आप लोग लेके जा रहे हो सर दिमाग में कि सर कैसे कैसे सवाल एग्जामिनेशन से हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी पॉइंट्स को कंप्लीट करके फिर मैं न्यू चैप्टर आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली मैं आईटी से स्टार्ट करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जहां पर आपको जीएसटी का प्रैक्टिकल करने का बड़ा मौका मिलेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, आज इतना ही है, टाटा। হ্যাঁ স্যার বলছি ওইটা একটু পাঠিয়ে দেবেন, ওই ইনকাম ট্যাক্সের টিডিএস টিসিএস অ্যাডভান্স ট্যাক্সের ওই মানে ওই লেকচার গুলো একটু পাঠিয়ে দেবেন, ওটা এখনো পাইনি ওটা। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ভুলে যাচ্ছি তোমার টাইম, তুমি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখো তো, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখো তো। ঠিক আছে আমি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হুম। হ্যাঁ গুড নাইট স্যার রাখলাম। গুড নাইট, গুড নাইট।